आज हम लोग एरिस्टोटल, जो कि हमारे फिलॉसफी का सेकंड फिलॉसफर है। फिलॉसफी सिलेबस जो है पीसीएस और यूपीएससी में, उसमें सेकंड फिलॉसफर है। ग्रीक फिलॉसफी के दृष्टिकोण से इसको देखें, उस तरह से देखें तो ये सोक्रेटिस, प्लेटो और एरिस्टोटल, यानी कि जो क्लासिकल ग्रीक फिलॉसफी है उसमें तीसरा फिलॉसफर है। ये अक्सर पूछ लिया जाता है इंटरव्यू वगैरह में, यूपीएससी और पीसीएस दोनों में, फिलॉसफी के स्टूडेंट से, कि आपका फेवरेट फिलोसोफर कौन है और क्यों है। ये बहुत ही मतलब कॉमन सा क्वेश्चन है, अक्सर पूछ लिया जाता है। तो अगर हम सभी फिलोसफर्स को एक साथ देखें तो हम उन्हें तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, दो या तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहले वो कैटेगरी कहलाएगी वो फिलोसफर्स जो ओरिजिनल फिलोसफर है। ओरिजिनल फिलोसफर का मतलब जिन्होंने फिलॉसफी की कोई, और चाहे वो मेटाफिजिक्स में हो या एपिस्टेमोलॉजी में हो या एथिक्स में हो या किसी भी ब्रांच में हो या एक से ज्यादा ब्रांचेस हो, उनकी शुरुआत की, उन्होंने उसको स्टार्ट किया। जैसे कि प्लेटो, प्लेटो ने रिविजनरी मेटाफिजिक्स की शुरुआत की। डेकार्त, रेने डेकार्त रेने डेकार्त ने हम एक पूरे मेथड को खोजा कि हम किसी रियलिटी, किसी ट्रुथ तक हम किस मेथड से पहुंच सकते हैं। जॉन लॉक एम्पिरिसिज्म का मॉडर्न फिलोसफर है, लिबरलिज्म का फिलोसफर है जॉन लॉक। कांट, तो ये प्लेटो, देकार्त, लॉक, कांट, इन सबको हम कह सकते हैं ये मौलिक दार्शनिक हैं, ओरिजिनल फिलोसफर्स हैं। इन्होंने फिलॉसफी में कुछ नया स्टार्ट किया। कांट जो लास्ट में मैंने बताया, कांट क्रिटिकल एनालिसिस, क्रिटिकल थ्योरी, बहुत कुछ नया उसने स्टार्ट किया। मल्टी डायमेंशनल वर्क किए कांट ने। तो पहला मैंने बताया फिलोसफर जो ओरिजिनलिटी के बेस पर है। दूसरे ऐसे फिलोसफर्स होते हैं जो पहले जो अवेलेबल है कोई थ्योरी, उसका वो रिफाइनमेंट करते हैं। पहले से अवेलेबल थीसिस या थ्योरी का को रिफाइंड करते हैं, उसमें कुछ पहले की जो थ्योरी है उसमें वो कमी दिखाते हैं, और उन कमियों को दिखाने के बाद अपना सॉल्यूशन सामने रखते हैं। उनमें से है एक बड़ा फिलोसफर एरिस्टोटल। तो दूसरा क्लास हम उसका कर सकते हैं। ये कोई मतलब बुकिस बात नहीं है, ये आप लोग खुद भी जब समझेंगे तो दो में या तीन में या चार में ऐसे डिवाइड कर सकते हैं फिलोसफर्स को। तो दूसरे वो फिलोसफर्स हैं जो रिफाइनमेंट के लिए जाने जाते हैं, और इनका विस्तार बहुत है, ये एक्सटेंशन बहुत है। इन्होंने बहुत सारे फील्ड में काम किया है, बहुत सारे टर्म कॉइन किए हैं इन्होंने, फिलोसफी में, मैथमेटिक्स में, फिजिक्स, मेटाफिजिक्स। तो उसमें से हम एक नाम ले सकते हैं एरिस्टोटल का। तीसरा तीसरी क्लास हम उनकी बना सकते हैं, उन फिलोसफर्स की जिनकी सोसाइटी पर उनकी फिलोसफी का इम्पैक्ट बहुत पड़ा। तो लार्ज सोसाइटी पर उनका इम्पैक्ट पड़ा, जैसे कार्ल मार्क्स।
जैसे बुद्ध, बुद्ध और मार्क्स जैसे ये मार्क्स जैसे लोग हैं, कार्ल मार्क्स और गौतम बुद्ध जैसे लोग हैं, जिनकी ओरिजिनलिटी या रिफाइनमेंट से ज्यादा उनको हम याद करते हैं कि उनका इम्पैक्ट सोसाइटी पर बहुत ज्यादा पड़ा। तो आप अपने शुरुआती क्लासेस में इसको जोड़ सकते हैं, नोट्स में जोड़ सकते हैं कि फिलोसफर्स को ब्रॉडली सारे फिलोसफर्स को हम कैटेगराइज कर सकते हैं। इनिशिएट करने वाले फिलोसफर, ओरिजिनल फिलोसफर जैसे प्लेटो, देकार्त, लॉक, कांट वगैरह। इवन की मॉडर्न एज में जो ब्रिटिश फिलोसफर है, रसेल, रसेल ने भी बहुत कुछ स्टार्ट किया। बट हम दो तीन नाम याद रख लें, प्लेटो, देकार्त, जॉन लॉक। तो कांट पहला, पहली क्लास। दूसरा रिफाइनमेंट एंड एक्सटेंशन, जिन्होंने रिफाइंड किया पहले की चीजों को और काफी एक्सटेंटिव काम किया है, काफी विस्तार में काम किया है, काफी विविधता है, डाइवर्सिटी है उनके फिलॉसफी में, जैसे एरिस्टोटल। और तीसरा मैंने कहा, जिनका समाज पे इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़ा, समाज पर प्रभाव उन्होंने काफी ज्यादा डाला, कार्ल मार्क्स हम पढ़ेंगे तो आप खुद पढ़ने के बाद कह पाएंगे कि हिस्ट्री को, पूरे ह्यूमन हिस्ट्री को हम बेंचमार्क बना सकते हैं कार्ल मार्क्स के थॉट को। बिफोर एंड आफ्टर कार्ल मार्क्स हम पूरे ह्यूमन हिस्ट्री को डिवाइड कर सकते हैं, इतना ज्यादा प्रभाव पड़ा कार्ल मार्क्स का पूरी दुनिया पे। और गौतम बुद्ध तो आप जानते ही हैं, लाइट ऑफ एशिया। तो हमारा आज का जो फिलोसोफर है एरिस्टोटल, वो जो मैंने अभी कैटेगरी की उसमें बी कैटेगरी का है, यानी कि रिफाइनमेंट एंड एक्सटेंशन, डाइवर्सिटी इसकी खासियत है। रिफाइनमेंट किसका? इससे जो पहले की फिलॉसफी थी और वो 20 साल तक एकेडमी में पढ़ा, प्लेटो की एकेडमी में, तो उनसे काफी प्रभावित है और उसी थ्योरी में उन्होंने उसने रिफाइनमेंट की है। तो हम एरिस्टोटल को प्लेटो के रिफाइनमेंट करने की कोशिश के तौर पे भी देख सकते हैं, खास तौर पे मेटाफिजिक्स में। एरिस्टोटल ने अपनी तरफ से भी बहुत सारे काम स्टार्ट किए, उसने साइकोलॉजी स्टार्ट किया। आज आप जो डिफरेंट सिनेमा देखते हैं या इस तरह की और चीजें देखते हैं, वो ड्रामा की शुरुआत, एक खास तरह के ड्रामा की शुरुआत अरिस्टोटल ने की, जिसमें जिसमें अंत जो है, क्योंकि भारत में ये इस तरह की अभी हम, हमारी समझ, हमारी चेतना, हमारी अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट है। वहां पे क्या होता था, जो कि वेस्ट में अभी भी बहुत जगह है, कि किसी भी कहानी या ड्रामा पिक्चराइजेशन का मेन काम है अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल कि आप उससे जुड़ जाएं, उसकी फीलिंग और उसके इमोशन से जुड़ जाएं और कैथारसिस कर सकें। कैथारसिस, रीचन, हिंदी में इसको रीचन बोलते हैं। कैथारसिस का मतलब है, रीचन का मतलब है आपके मन के अंदर, आपकी साइकोलॉजी में जितने भी गुबार हैं, जितने भी दबी हुई दर्द हैं, उनको उस पात्र के साथ जोड़कर आप चिल्लाएं, रोएं। और अंत जो होता था ऐसी ड्रामे का, जो एरिस्टोटल ने परसू किया, वो बहुत ही दुखांत होता था। यानी कि काफी, स्टोरी का जो अंत है वो बहुत ही सैड एंड होता था, बहुत ही दुखी अंत होता था। जैसे हमारे यहाँ इस तरह की फिल्में या नाटक पसंद ज्यादा नहीं किए जाते जो दुखांत हो। हम तो
हालांकि बहुत सारे प्रयोग होने लगे हैं, बट हम जैसा आमतौर पे देखते हैं मूवी में कि अंत जो है काफी सुखी सुखी सा होता है, और वही फिल्में चलती है हमारे यहाँ ज्यादातर, कि राजा रानी मिल गए, हीरो हीरोइन मिल गए और फिर सुखी सुखी रहने लगे। जबकि एरिस्टोटल ने एक नई विधा की जिसका मेन पर्पस था कैथारसिस। आप जब ड्रामा हॉल में जाएं, थिएटर में जाएं, तो वहां पे वो टिश्यू पेपर और रुमाल और वो दिया करते थे, ताकि आप रोएं चिल्लाएं उस पात्र के साथ मिलके, जो उसका दुख है वो अपना अपने एक्टिंग के माध्यम से वो आपको, आपके अंदर वो फीलिंग लेकर आए, और उसके दुख के साथ आप भी दुखी हों, और उसका उसकी ये समझ थी कि ऐसा होकर आप जब भी घंटे 2 घंटे बाद जब निकलते हैं थिएटर से, तो बहुत सारे जो साइकोलॉजिकल आपने सोसाइटी के नाम पर और भी बहुत वजह से अपने आप को दबा के रखा था, उससे आप हल्के होके निकलते हैं। तो ड्रामा में एक नई विधा स्टार्ट की अरिस्टोटल ने। जू, बहुत सारे जानवर इकट्ठे किए, और पहला एक ऑथेंटिक और ऑन रिकॉर्ड जू बनाया, जिसमें तरह तरह के एनिमल हुआ करते थे, रहते थे। बॉटनी पे शुरुआत की इसने, बॉटनी की। तो हम बहुत ही डाइवर्स फिलोसफर को पढ़ने जा रहे हैं, और इसकी डाइवर्सिटी डिफरेंट फील्ड में है। कुछ मैं स्लाइड्स के माध्यम से शुरू करता हूँ, बाकी तो फिर पुराना ही तरीका रहेगा कि मैं लेक्चर प्रोवाइड करूँगा। थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या आपको पीछे एक पीपीटी स्लाइड दिखाई दी? बताएं। यस सर। हाँ। तो एरिस्टोटल का जो काम है वो लॉजिक, एथिक्स, पॉलिटिक्स सभी क्षेत्र में है। लॉजिक और थ्योरी ऑफ नॉलेज, थ्योरी ऑफ नॉलेज का मतलब एपिस्टेमोलॉजी। लॉजिक का इसने एक अपना एक तरीका खोजा, जो आज भी हम उसको फॉलो करते हैं। एथिक्स में इसने गोल्डन मीन कहलाता है, मिडिल पाथ। दो एक्सट्रीम के बीच एक्सट्रीम में जाना, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, जिसको उस समय स्टडी ऑफ माइंड कहा जाता था, तो आज भी स्टडी ऑफ माइंड ही है, वो फिलॉसफी का ही एक ब्रांच था। अरिस्टोटल ने उस पर बहुत काम किया। लाइसियम, उसने अपनी एक एकेडमी बनाई थी, उसका नाम था लाइसियम। और लाइसियम में कहा कि जो मनुष्य है उसके लिए बड़ा आसान है किसी एक्सट्रीम पे चले जाना, और ये अपने आप में एक मेंटल डिजीज है, एक्सट्रीम को ऑप्ट करना। या तो वो खाली त्याग कर रहा है, सब कुछ त्याग कर रहा है, त्याग के एक्सट्रीम पे चला गया है, या भोग के एक्सट्रीम पे चला गया है। दो दोनों एक्सट्रीम, अकॉर्डिंग टू स्टडी ऑफ माइंड, दैट इज साइकोलॉजी, एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग, ये दोनों एक्सट्रीम इथिकल नहीं है। इथिक्स का मतलब होता है मिडिल पाथ, द गोल्डन मीन, जिसे हम भारत में बुद्धा फिलॉसफी में मध्यम मार्ग के नाम से जानते हैं। कुछ उससे काफी मिलता जुलता है। तो ये एथिक्स है। इसके एथिक्स हम लास्ट में पढ़ेंगे, जब ये सिलेबस मतलब एरिस्टोटल खत्म हो जाएगा, क्योंकि एथिक्स मैंने कहा था पेपर 4 जनरल स्टडीज का पार्ट है, सिलेबस से निकाल दिया गया है, फिलोसफी के सिलेबस से। तो एथिक्स में गोल्डन मीन। पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में तो खैर पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल फिलोसफी
प्लेटो और एरिस्टोटल के बिना स्टार्ट ही नहीं हो सकता। इसने कहा कि जरूरी है कि हम अवेलेबल, जो भी अवेलेबल कॉन्स्टिट्यूशंस हैं अलग अलग कंट्रीज के, अलग अलग स्टेट्स के, उनको पढ़ें, कंपेयर करें, कॉम्परेटिव एनालिसिस करें और उसको स्टेट के लिए ऑप्ट करें, और अलग अलग स्टेट्स के लिए वो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन होगा, उनकी अपनी। वही गोल्डन मीन इसका सब जगह दिखाई देगा। और कोई भी स्टेट बहुत छोटा होना चाहिए जिसकी पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 10,000 से ज्यादा होगी, 10,000 लोगों से ज्यादा होगी तो वो एक्चुअल में स्टेट नहीं होगा, वो फंक्शन नहीं कर पाएगा अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल। अब 10,000 ही क्यों, ये हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। बट लॉजिक में, थ्योरी ऑफ नॉलेज दैट इज एपिस्टेमोलॉजी में, एथिक्स में, पॉलिटिक्स में इसकी दखल रही। अगर हम इसके बायोग्राफी को देखें तो बिफोर क्राइस्ट 384 में इसका बर्थ है, और बिफोर क्राइस्ट 322 में इसकी डेथ है। स्टेगिरा जो ग्रीस में है वहां इसका जन्म हुआ है, और इसके फादर जो हैं, जो उस समय का शाही परिवार था, उसके ये डॉक्टर थे इसके फादर। तो उतना रिच तो नहीं जितना कि प्लेटो था, बट ठीक ठाक फैमिली से था। प्लेटो तो खैर काफी रिच था। कोई 35 के लगभग इसने बुक्स लिखी हैं। कुछ लोगों का कहना है कि 31 बुक्स इसकी हैं। तो 30 से 35 तक की बुक की इसके बारे में हम अरिस्टोटल को जानते हैं। और एक बुक का मतलब एक बुक नहीं है इसका, बुक का मतलब जैसे पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स एक बुक का नाम है, उसके 8 वॉल्यूम्स हैं। तो काफी काम किया है कहने का मतलब इसने। और जैसे प्लेटो ने अपनी एकेडमी बनाई थी, ऐसे ही इसने लाइसियम बोलते हैं, लाइसियम बनाया, दैट इज एकेडमी ही है, एक यूनिवर्सिटी है, काफी बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई। तो ये बायोग्राफी है। फिलॉसफी एग्जाम के लिए बायोग्राफी की कहीं जरूरत नहीं है, सीधे सीधे हम इसकी मेटाफिजिक्स ही हमारे सिलेबस में है, तो मेटाफिजिक्स पढ़ सकते हैं। बट मैं एक बार आपको, आज पहला दिन है इसका अरिस्टोटल का, मैं आपको एक बार लिंक कर दूं, जोड़ दूं इससे, ये मेरा आज पर्पस है। आज मैंने ये फोटो भेजा भी है आप लोगों को। ये जो रेड, मेरा कर्सर जो दिख रहा होगा, जो रेड कपड़े में है, ये प्लेटो है। और ये जो हल्का ब्लू कपड़े में है, ये एरिस्टोटल है। प्लेटो और एरिस्टोटल के जो हैंड का जो पोज है, ये इनकी फिलॉसफी को इंडिकेट करता है। प्लेटो के लिए द हायर वर्ल्ड, द रिलम ऑफ आइडिया, कोई इस दुनिया से, इस एम्पिरिकल वर्ल्ड से, इस अनुभव जगत से कहीं बाहर, ऊपर रहते हैं, दूर कहीं रहते हैं, हायर वर्ल्ड है वो। और इसके हाथ का पोजीशन देखिए, वो कह रहा है कि ये जो मटेरियल वर्ल्ड है यही रियलिटी है, कोई दो रियलिटी नहीं है, अपर और लोअर। और मटेरियल वर्ल्ड ही एक्चुअल में सिंगल रियलिटी है, जो ये है, यही है। तो अगर आप मेरा कर्सर देख पा रहे हो तो आप इसको, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो दोनों का रिलेशनशिप बड़ा अनूठा रहा है पूरे पूरे हिस्ट्री में, पूरे फिलोसफिकल हिस्ट्री में ऐसा रिलेशन बहुत कम रहा है, स्टूडेंट और टीचर का, स्टूडेंट और अ, जो प्लेटो और अरिस्टोटल का रहा है। कहा जाता है कोई 18 या 20 साल में वो उसने प्लेटो की एकेडमी ज्वाइन की, और 20 साल तक रहा, जब तक कि प्लेटो जीवित रहे। प्लेटो के बाद जो एकेडमी था वो कोई और संभालने लगा, और
इसकी जो है वो बहुत ज़्यादा, जो नया एकेडमी संभालने वाला आया वो भी प्लेटो का ही स्टूडेंट था, पर बहुत अच्छे रिलेशन नहीं हो पाए इन दोनों के, और इसने एकेडमी छोड़ दी और फिर ये और जगह, दुनिया में और जगह घूमने लगा, और फिर बाद में मैसेडोनिया के राजकुमार, जो बाद में अलेक्जेंडर द ग्रेट है, उसका टीचर हुआ। तो ये छोटी सी कहानी है। इसके बारे में कहा जाता है कि he turned Plato on his head. Plato creating the greatest debate in the history of philosophy. प्लेटो और अरिस्टोटल का की जो थॉट है वो बेसिकली डिफरेंट है इस मामले में लेकर कि प्लेटो है मिस्टिक। मिस्टिक का मतलब रहस्यवादी, कोई ऐसी बात कर रहा है जो रहस्य की है, जो हम अपने सेंस ऑर्गन से जिसको जानते नहीं है, पता नहीं किस दुनिया की बात कर रहा है, कोई रिलेम ऑफ आइडिया है, कोई प्रत्ययों का, कोई फॉर्म का देश है। इमेजिनरी बातें कर रहा है, मिस्टिक बातें कर रहा है। और यहाँ पर ही मेन जो डिफरेंस है प्लेटो और अरिस्टोटल का, वो मेटाफिजिक्स का डिफरेंस है। प्लेटो के बारे में कहा जाता है, ये कोटेशन देखिए, कि अरिस्टोटल हैज किक्ड मी जस्ट एज ए कॉट किक्स इट्स मदर्स, जैसे मदर को, माँ को एक छोटा बच्चा किक करता है, कुछ वैसा ही रिलेशन है। और अरिस्टोटल का कहना था कि प्लेटो मेरे लिए बहुत ही प्रिय हैं, बट सत्य ज्यादा प्रिय है। तो हम आगे देखेंगे, बहुत आसानी हो जाएगी अगर आपको प्लेटो के क्रिटिसिज्म पता है। प्लेटो के क्रिटिसिज्म पे ही अरिस्टोटल का की फिलॉसफी खड़ी है। तो पता है, याद है, तो बहुत अच्छी बात है। आपने आंसर लिखा भी होगा जो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस देखा उसमें, क्वेश्चन में। नहीं तो मैं शुरू करते समय एक बार उनको बताता हुआ ही आगे बढ़ूंगा। पहले एक बार थोड़ी सी जो नॉन फिलोसफिकल चीज़ें हैं, हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, उनको जान लेते हैं। प्लेटो के बारे में कहा जाता है, जो इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका है वो कहती है कि ये फर्स्ट जेन्युइन साइंटिस्ट हैं पूरी हिस्ट्री में। सब्जेक्ट आप देखेंगे तो आप गिनते गिनते थक जाएंगे जिनको जिन पर अरिस्टोटल ने काम किया है, जिसमें से बहुत सारे को तो उसने क्वाइन किया है। तो बॉटनी, प्लांट पर एक्चुअल में बहुत बहुत ही बेहतरीन ऑब्जर्वर था। मैंने आपको प्लेटो पढ़ाते समय बताया था कि अकॉर्डिंग टू प्लेटो सारा ज्ञान हमारे माइंड के अंदर होता है, क्योंकि जहां से हमारा माइंड आया है, सोल आया है, वो आइडिया ऑफ वर्ल्ड से ही आया है अकॉर्डिंग टू प्लेटो। तो सारा ज्ञान उसके अंदर है। केवल अगर आप पूरे होश में, पूरे कॉन्सियस के साथ चीजों को ऑब्जर्व करते हैं तो वो रिकॉल हो जाता है, रिमेम्बरेंस हो जाती है, रिकलेक्शन हो जाता है। और प्लेटो के शब्दों में अरिस्टोटल के लिए कहें तो ये बहुत अच्छा ऑब्जर्वर था। इसका ऑब्जर्वेशन बहुत ही ग्रेट था। हमारे यहाँ भी जो भारतीय परंपरा है, जो हमें इसके बाद वेस्टर्न फिलोसफी के बाद इंडियन फिलोसफी स्टार्ट करेंगे, उसमें हम देखेंगे हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट है वो वो भी कॉन्सेप्ट वही है जो प्लेटो कह रहा है, जगत गुरु का। और जगत गुरु का मतलब ये आरएसएस वाला जगत गुरु नहीं, जो आरएसएस वाले कह रहे हैं कि जगत गुरु का मतलब हिंदुस्तान, भारत जगत गुरु होगा तो वो पूरे विश्व का गुरु, ऐसा नहीं।
हमारे यहाँ उपनिषदों में जगत गुरु की परंपरा है, वो ऑब्जर्वेशन वाली ही परंपरा है, जो प्लेटो भी कह रहा है। और जगत गुरु का मतलब होता है शिष्यत्व के लिए, यानी कि मेरा पूरा, ये पूरे जगत ही मेरा गुरु हो गया है। मैं सब चीजों से सीख रहा हूँ। मैं पेड़ से सीख रहा हूँ, पत्तों से सीख रहा हूँ, हवा से सीख रहा हूँ, पानी से सीख रहा हूँ, चिड़िया से सीख रहा हूँ। ये पूरा जगत ही मेरा गुरु हो गया है। पूरा जगत मेरा गुरु कैसे हो जाएगा? मैं पूरे होशो हवास में, पूरे कॉन्शियस के साथ जब मैं चीजों को ऑब्जर्व करता हूँ तो हर चीज से सीखता हूँ। हर एक चीज मुझे सिखा रही है, क्योंकि पूरा जगत ही, पूरा यूनिवर्स ही मुझे सिखा रहा है। इस रेफरेंस में मतलब होता है जगत गुरु होना। जगत गुरु शिष्य होने की घोषणा है, ना कि गुरु होने की। और शिष्य होने की घोषणा कैसे? कि अब मुझे कोई, किसी से मैं सीख रहा हूँ, जिससे सीखा वो तो सीखा ही, बट अब मैं हर चीज से सीख सकता हूँ। मेरे पास सीखने का, समझ डेवलप करने की का जो मेरा सॉफ्टवेयर है वो ऑन हो गया है। और अकॉर्डिंग टू प्लेटो, अरिस्टोटल के लिए जो प्लेटो ने कहा वो यही है कि प्लेटो कह रहा है, अरिस्टोटल इज ए ग्रेट ऑब्जर्वर। अच्छा ऑब्जर्वर है तो उसको सब कुछ सिखाएगी। तो उसने बॉटनी पे बहुत अच्छा काम किया उस जमाने में जहाँ पे शुरुआत की। तो बॉटनी, बायोलॉजी, लॉजिक, म्यूजिक, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, कॉस, मतलब आप जितने भी नाम लें। मैंने लास्ट क्लास में भी कहा था कि एक लिस्ट बनाएं पूरे ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स की। तो आप देखेंगे 10 में से 7 बार 8 बार जो आपकी उंगली आप रखेंगे तो वो उस पर जरूर काम किया होगा अरिस्टोटल ने। इतना इसका डाइवर्स काम रहा है। तो ये पूरी लिस्ट है, आप इसको देख सकते हैं। मैंने इसमें आपको बताया ही, ड्रामा पे काम किया, एक नए ढंग की के ड्रामा जो कैथारसिस के तौर पर है। और कैथारसिस का मतलब मैंने बताया, जो हमारे मनोवेग हैं, मन में जो आवेग हैं, जो मन में हमारे, जो मेरे माइंड में जो कोई इमोशन था कभी भी, तो आम तौर पर इमोशंस को खास तौर पे पुरुषों को दबाना होता है। वरना इमोशन दिखाना एंशियंट टाइम से ही, पता नहीं क्यों, जो कि बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट है, बट पता नहीं, इमोशन दिखाना लड़कियों का तरीका माना गया है। और इमोशंस को छिपाना, खास तौर पे पेन के इमोशंस को, दर्द के, दुख के, रोने को, चिल्लाने को, ये पुरुष के इमोशन से इसको जोड़ा नहीं गया। इसी पर इसने साइकोलॉजी पे काम किया है। और जिसको मैंने आपको बताया, ड्रामा जिसमें दुखांत हो, थोड़े ही समय में वो ड्रामा दुख की तरफ बढ़ जाए, और वो दुख से देखने वाला को रिलेट करे, और वो फूट फूट के, चिल्ला चिल्ला के रोए। जहाँ पे सब लोग इसी काम के लिए ही आए हैं, तो कोई बाहरी शर्म की कोई बात ही नहीं है। और वो ऐसा करता है तो कैथारसिस, रीचन होता है, हिंदी में रीचन बोलते हैं। और जो कि मॉडर्न साइकोलॉजी भी इसका इस्तेमाल करती है अलग अलग तरीकों से। ये सब कुछ इसने शुरू किया, तो ये कैसे सोचा होगा? जाहिर सी बात है, बहुत ही माइन्यूट ऑब्जर्वेशन वाला व्यक्ति रहा होगा, तभी इसने इस पे वर्क किया होगा और उसको कुछ ऐसा सोच पाया होगा। क्योंकि उस जमाने में, और बल्कि आज के जमाने में भी, आज के समय में भी, आज हमें पता है फिजियोलॉजी के अकॉर्डिंग कि जो रोने की, जो आंसू हैं, जो आंसू के लिए जो आंखों की बनावट है, वो किसी मेल और फीमेल में डिफरेंट नहीं है।
लेकिन सोशली इसको मान लिया गया है कि रोना पुरुषों के लिए ठीक नहीं है, तो उन्होंने एक जगह ही बना दी कि जाओ थिएटर जाके रो। अगर हम देखें डिफरेंस के तौर पे, अगर हम देखें कि वो ये तीनों की तीनों जो सोक्रेटिस, प्लेटो और एरिस्टोटल हैं, ये तीनों के तीनों ग्रीक क्लासिकल फिलोसोफर हैं, तो ठीक है, और एक ही ट्रेडिशन से हैं बिल्कुल। लेकिन इनमें जो डिफरेंस है वो हम ऐसे देख सकते हैं कि वेस्टर्न फिलोसफी में क्रिटिकल थिंकिंग की जो शुरुआत है वो सोक्रेटिस से हुई। उसको प्लेटो ने अपने आइडिया या फॉर्म से उसको इनरिच किया, और जो सोक्रेटिस के फिलॉसफी में जो क्वेश्चन उठ रहे थे, जो डाउट्स उठ रहे थे, जो क्रिटिसिज्म था, उसको अपने ईंट, अपने पत्थर, अपने योगदान से बनाने की कोशिश की, भरने की कोशिश की। और उसके बाद जो एरिस्टोटल है वो उसको अपने ढंग से पूरा करने की का प्रयास करता है, और इसका कहना है एरिस्टोटल का कि सब कुछ जो है वो बाय फोर्स होता है, चीजें इनर्शिया में रहती हैं। ये शब्द इस्तेमाल नहीं किया, मैं समझाने के लिए खाली कह रहा हूँ। और एक्सटर्नल फोर्स उसके अंदर मूवमेंट लेके आते हैं, और वो मूवमेंट है गोल का मूवमेंट, उद्देश्य के पूरे होने का मूवमेंट। मोमेंटम लाने के लिए उद्देश्य की, गोल की रिक्वायरमेंट होती है। तो अरिस्टोटल का अपना योगदान है इसके अंदर, जो चीजों को उद्देश्यपरक बनाता है, गोल पर्पस होना जरूरी है। जबकि हमने देखा था इतने स्पष्ट रूप से आइडिया में ये बात निकल कर नहीं आई थी। हालांकि आइडिया सब हायरार्की में है, सब एक दिशा में बढ़ रहे हैं, तो बढ़ रहे हैं तो पर्पस ही फुलफिल कर रहे होंगे। बट अरिस्टोटल ने पहली बात तो कहा कि कोई दूसरी दुनिया नहीं है जहाँ पे पर्पस फुलफिल होना है, यही दुनिया है, सिंगल दुनिया। और हर कोई अपने उद्देश्य या गोल या किसी एक्सटर्नल फोर्स से गवर्न होता है। तो हम ये इसके अंदर है। एरिस्टोटल का जो ऑब्जर्वेशन है, और उसके बाद हम गैलीलियो का देखें, ये सब, ये सारे के सारे जो फिलोसोफर हैं वो ऑब्जर्वेशन के बेस पर बढ़ने वाले फिलोसोफर हैं। जो डिफरेंट टूल्स इस्तेमाल किए हैं, जो डिफरेंट मेथड्स इस्तेमाल किए हैं प्लेटो ने, सॉरी एरिस्टोटल ने, उनको एक बार हम जानते हैं। एक शब्द है यहाँ पर, प्रियोरी। प्रियोरी एनालिसिस या एनालिटिक। प्रियोरी का मतलब क्या होता है? एक है प्रियोरी और एक है ए प्रियोरी। पर प्रियोरी के मतलब यहाँ पर क्या है, कोई बताए? पहले पढ़ चुके हैं हमें। सर जो ए प्रायोरी का मतलब होता है कि जो नोशन आता है, जो इंटुइशन का होता है। हम्म, हाँ। और प्रियोरी? प्रायोरी नहीं पता सर। ए प्रायोरी मैंने ए थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था, ए प्रायोरी प्रायबिलिटी। कोई और बताए? हम लोग पढ़ चुके हैं शुरू में ही, जब रैशनलिज्म और हमने शुरुआत की क्लास में पढ़ा है। बताओ भी कोई भी। सर आ priori मतलब अनुभव निरपेक्ष, हम्म और प्रायोरी सर भाई अनुभव से आने वाला।
हाँ, मतलब सेंस ऑर्गन से आने वाला जो भी नॉलेज है वो प्रायोरी है, और जहाँ पे सेंस ऑर्गन्स की ज़रूरत नहीं है, अनुभव, एक्सपीरियंस से पहले ए प्रायोरी है। एक्सपीरियंस हम नहीं किया है हमने, जिसको थर्मोडायनेमिक्स में आपने ठीक पढ़ा, अनुभव से परे, सेंस ऑर्गन से पहले क्या उसकी ज़रूरत नहीं है। तो जब मटेरियल वर्ल्ड की बात कर रहा है तो जाहिर सी बात है, हालांकि हमने अभी कैटेगरी बनाई नहीं है, या अभी कैटेगरी बनी नहीं है, कैटेगरी तो मॉडर्न वर्ल्ड में बनेगी इम्प्रेसिज्म और रैशनलिज्म में, तो ये इम्प्रेसिज्म की तरफ होगा, प्रायरी नॉलेज की तरफ होगा, अनुभव से आने वाले ज्ञान की तरफ होगा। तो ये जो हमने लास्ट ये पढ़ा, देखा, तो हम एक चीज और कह सकते हैं, पूरी फिलॉसफी में सोक्रेटिस है करेज का सिंबल। फिलॉसफी में करेज का सिंबल है सोक्रेटिस, साहस। बहुत साहस की बात थी उस समय, जो स्टैब्लिश ट्रुथ था सोफिस्ट्स का, उसके खिलाफ खड़े होना, और उसकी वजह से खैर इनको कैपिटल पनिशमेंट भी मिला, तो बहुत साहस का काम था। वहीं प्लेटो जो है, इसका जो काम है वो काम है मिस्टिक का, रहस्यवाद का। जो चीज नहीं दिख रही वो भी उसके बारे में सोचने का, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का। आपको एक बात समझनी पड़ेगी, अगर हम इवोल्यूशन थ्योरी को पे बिलीव करें जो डार्विन की है, तो होमो सेपियंस सेपियंस, यानी कि हम मनुष्य होने, मनुष्य तो हम हो गए थे करीब 10 लाख साल पहले भी, 10 लाख साल पहले। और इन 10 लाख सालों में हमने जो जर्नी की वो बहुत ही जो जर्नी है उसकी स्पीड बहुत कम रही है। हम ग्रीक फिलॉसफी देखें, बिफोर क्राइस्ट 500 इन 500 साल में जो भी मनुष्य ने जाना, उसका बहुत बड़ा जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो है प्लेटो। प्लेटो ने जो थॉट दिया कि हम उन चीजों को भी देखें जो हमारे सेंस ऑर्गन्स में नहीं है, एक क्रिटिकल थिंकिंग की, एक ए प्रेरी नॉलेज की, एक बियॉन्ड सेंस ऑर्गन ट्रांसडेंटल सोच की शुरुआत प्लेटो ने की। और मेरी समझ है, कुछ लोग जो मैंने जो भी पढ़ा है और लोगों से, इसमें रसेल वगैरह काफी इसमें काफी बड़ा योगदान है, कि अगर रोमन एम्पायर क्रिश्चियनिटी को ऑप्ट नहीं करता, जो उसने 3rd और 4th सेंचुरी में किया, जिसकी वजह से क्या हुआ, 3rd या 4th सेंचुरी एडी से कोई 12th 13th सेंचुरी एडी तक, ये जो पूरे 800 900 साल रहे या 1000 साल रहे, ये 1000 साल डार्क एज रहा। प्लेटो से चीजें विपरीत दिशा में चली गई, क्रिश्चियनिटी के अंधकार में खो गई। अगर ये 1000 साल को हम निकाल दें, तो हमने सारी तरक्की जो की है वो मुश्किल से 600 700 साल में की है। मतलब मनुष्य तो 10 लाख साल से था गुफाओं और जंगलों में, लेकिन आज जो हम देख रहे हैं डिफरेंट चीजों को, जो विजनरी हैं, जो मिस्टिकल हैं,
उसका मेथड तैयार किया प्लेटो ने और उसको आगे परसू किया है एरिस्टोटल ने। इसीलिए हम कहते हैं 13वीं सेंचुरी को कि डार्क एज खत्म हुआ और रिनेसा शुरू हुआ। रिनेसा का मतलब वापस प्लेटो और एरिस्टोटल की जो परंपरा है, जो थॉट है, जो स्कूल है, उस तरफ आ जाना। तो देखा जाए तो इन 10 लाख सालों में, जिसमें ह्यूमन होने का जो 10 लाख साल है, मुश्किल से 700 800 या 1000 साल का ही, 1000 साल का ही की सोच रही है। जैसे कि प्लेटो ने कहा नियमों को सोचना, तो नियम दिखाई नहीं दे रहे। मैंने आपसे कहा था फॉर्म या आइडियाज क्या हैं, रूल्स हैं। रूल्स दिख नहीं रहे बट उससे ही सब कुछ चल रहा है। रूल्स को प्योर रखने के लिए उसने, ये बात सच है, रिविजनरी बनाया है। कोई दूसरी दुनिया में रूल्स रहते हैं, वो सब कहा, और उसका क्रिटिसिज्म होगा, पहले भी हुआ और अब भी होगा, वो बात ठीक है। बट जैसा कि मैंने कई बार कहा, कोई सामान गिर रहा है अर्थ की तरफ, तो इसके पीछे कोई रूल होगा, जिसको आज हम ग्रेविटेशनल फोर्स समझते हैं, जो कि ऑफ कोर्स दिख नहीं रहा, बट ये रूल को फॉलो करेंगे। विद इन रूल जो भी उस ऑमेट में चीजें होंगी, वो बिना किसी एक्सेप्शन उसको फॉलो करेंगी। तो डिफरेंट रूल्स को सोचना समझना का जो पूरा का पूरा थॉट प्रोसेस रहा, जो दोबारा स्टार्ट हो, बंद हो गया कोई 4th सेंचुरी से और दोबारा स्टार्ट हुआ 13 14 सेंचुरी से। इसी को हम लोग हिस्ट्री में रिनेसेंस या रिनेसा या पुनर्जागरण काल कहते हैं। पुनर्जागरण का मतलब दोबारा से हम जो रीजन का, रैशनैलिटी का इरा था, वह हम वापस आ गए हैं। और फिर देखो, जैसे ही हमने ये स्टार्ट किया 13 सेंचुरी में, प्रिंटिंग प्रेस आ गया। मतलब फिर पूरा का पूरा एक सिलसिला स्टार्ट हो गया नॉलेज का, ह्यूमन डेवलपमेंट का। कोई 12 13 सेंचुरी में प्रिंटिंग प्रेस आया, उसके बाद तो आपको पता ही है, करते करते हम स्टीम इंजन तक पहुंच गए, और स्टीम इंजन के बाद तो दुनिया बहुत तेजी से बदल गई। और ये सब कुछ अगर अगर ये कल्पना की जा सकती है कि अगर ये 1000 साल डार्क एज के ना होते क्रिश्चियनिटी के, जिसमें लोगों ने अपना आत्मविश्वास ही खो दिया, ह्यूमन होने का मतलब ही खो दिया, अपने आप को सिनर और अपनी जो सोच है उसको, वो इस दुनिया से बाहर जो रिलीजन की दुनिया है उस तरफ सारा माइंड चला गया। अगर वो ना गया होता तो शायद आज जो मनुष्य का रीजन है वो कहीं आगे हो सकता था। ये समझ कि डेमोक्रेसी कोई चीज होती है, जिस तरह की आज हम डेमोक्रेसी को समझते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं। ये समझ कि कोई आइडियल फॉर्म किसी चीज का हो सकता है, ये डेवलप करने का काम इन क्लासिकल ग्रीक फिलोसफर्स ने किया है। और उसमें एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएंगे प्लेटो और एरिस्टोटल। हालांकि कई बार वो एक दूसरे के अगेंस्ट दिखाई देंगे। जैसे प्लेटो कह रहा है कि नॉलेज ए प्रायोरी होता है, वहीं एरिस्टोटल कह रहा है कि नॉलेज प्रायोरी होता है। क्या आप जो आइडिया बोल रहे हैं उस आइडिया की कल्पना भी कर सकते हैं? माइंड से भी कल्पना नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। वाइट कलर आप बिना किसी ऑब्जेक्ट के जान सकते हैं? आप क्या ह्यूमननेस बिना किसी ह्यूमन की कल्पना किए जान सकते हैं? नहीं जान सकते अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। तो सारा ज्ञान प्रेरी होता है। पहले हम देखते हैं चीजों को, ऑब्जेक्ट्स को,
उसके बाद हमारा माइंड उसका एब्स्ट्रैक्ट करता है, और कोई दूसरी दुनिया नहीं है जहां से वो एब्स्ट्रैक्शन होता है, वो सब कुछ यही होता है अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। तो प्लेटो ने प्लेटो ने जो भी कहा, खास तौर पे नॉलेज और मेटाफिजिक्स के बारे में, इवन कि इथिक्स के बारे में भी दोनों की बहुत अलग सोच है। जो एरिस्टोटल की सोच है वो ज़्यादा प्रैक्टिकल कहलाती है, वो ज़्यादा व्यवहारिक है, और उसके उसका स्टूडेंट, जो एरिस्टोटल का स्टूडेंट है, वो प्रैक्टिकलिटी उसको दिखाता भी है, और दुनिया के एक छोर से दूसरे छोर तक को जीत लेता है अपनी प्रैक्टिकलिटी के बेस पर। वहीं प्लेटो की जो पूरी सोच समझ है, वो एपिस्टेमोलॉजी में भी, मेटाफिजिक्स में भी और एथिक्स में भी, वो एक ऐसे आइडियल दुनिया की खोज है जिसको अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल वो एक एक्सट्रीम है, एक एक्सट्रीम की खोज में निकले हैं, जो कि एक्सट्रीम हुआ नहीं करते, हमेशा गोल्डन मीन या मिडिल पाथ होता है। प्लेटो ने पूरे साइंस को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला है थ्योरेटिकल साइंस, दूसरा प्रैक्टिकल साइंस, और तीसरा प्रोडक्टिव साइंस। नेचुरल साइंस का मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये फिजिक्स नेचुरल साइंस है जो कि थ्योरेटिकल है अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, और उस समय की जरूरत के हिसाब से थीरी है, इससे कुछ होता होता नहीं है। एक्चुअल में है प्रैक्टिकल साइंस, जो एथिक्स और पॉलिटिक्स में है। आज जो हमारी समझ है उससे जस्ट उल्टा। वो कह रहा है कि फिजिक्स पे बहुत सारी थीरी दी है, बहुत सारी चीजों की शुरुआत की है, नाम दिया, बाकी सब ठीक है एरिस्टोटल ने, पर वो कह रहा है कि इसमें हम कुछ नया नहीं जानते हैं, कुछ भी नया नहीं है। हमने ग्रेविटेशनल फोर्स जब जाना तो ग्रेविटेशनल फोर्स कोई नया नहीं था। हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जाना तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कुछ नया नहीं था, कुछ भी नया नहीं था, थीरी है। पर लगातार इवॉल्व होने वाला जो साइंस है, जिसपे आपको अपना इनपुट डालना पड़ता है, और वो इनपुट मिडिल पाथ वाला, गोल्डन मीन वाला होना चाहिए, वो एथिक्स एंड पॉलिटिक्स है, जो रोज नया है, रोज नया है। मैं आपको कुछ भी एथिक्स की कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं सिखा सकता, मैं चाहूं तब भी, कोई भी चाहे तब भी, जो आपके प्रैक्टिकल लाइफ में एक बार सीख लिया और हमेशा काम आए, ऐसा कुछ नहीं होता। आपने जो सीखा है उसका फिर प्रोसेस करके आप कुछ नए ढंग से अपने सिचुएशन को हैंडल करते हैं। ऐसे ही पॉलिटिक्स में प्रैक्टिकल साइंस कहा इसको। तीसरा प्रोडक्टिव साइंस, जो मैंने बताया पॉलिटेक्निक्स, क्योंकि उस समय ये जो पूरा ग्रीस पीरियड है, मेडिटेरियन सी वाला एरिया है, और चारों तरफ से बहुत सारे ट्रेड एंड कॉमर्स होते हैं, और ऐसे में शिप बनाना और दूसरे और औजार बनाना, दूसरे इंस्ट्रूमेंट बनाना, ये जो क्राफ्ट्समैन का काम है, जो पॉलिटेक्निक का काम है, जो हमारे यहाँ अभी भी पॉलिटेक्निक या आईटीआई टाइप की चीज़ें होती हैं, जो प्रोडक्टिव साइंस का है इसको। तो 3 तरह से डिवाइड किया है। जैसे मैंने कहा, जो प्रैक्टिकल साइंस है, कंडक्ट एंड गुडनेस, एथिक्स को हम लोग एथिक्स में जब पढ़ेंगे तो हम इसके नुमेडियन और निको मैकनिक एथिक्स में इसको डिवाइड करते हैं। तो कुल मिला के एथिक्स एंड पॉलिटिक्स, जो लोग एथिक्स पढ़ चुके हैं वो जानते हैं, उनको मैं पढ़ा चुका हूँ। यूडेमिया एथिक्स। तो कुल मिला के प्रैक्टिकल साइंस है एथिक्स एंड पॉलिटिक्स। प्रोडक्टिव साइंस मैंने कहा ही था आपको,
शिप बिल्डिंग, एग्रीकल्चर, मेडिसिन वगैरह वगैरह, डांस, पोएटिक, ये प्रोडक्टिव साइंस है। हम प्लेटो को पोएट की तरह देखते हैं, जो पोइट्री करता है, जो अपने ही ख्यालों में खोया रहता है, और हम एरिस्टोटल को एक प्रोज लिखने वाले राइटर की तरह देख सकते हैं। प्रोज जो लिखता है, कहानी लिखते हैं, उपन्यास लिखते हैं, प्रोज, पोएट्री नहीं। रियलिटी के ज्यादा करीब एरिस्टोटल। पुरानी कहानी आपको पता ही है। एरिस्टोटल तक आते आते ये कहानी में एक नया पात्र प्लेटो जुड़ चुका है। शुरुआत थी हेराक्लाइटस से। हेराक्लाइटस वाली बात हम पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें हेराक्लाइटस कह रहा है कि ये जो पूरा यूनिवर्स है वो एक फ्लक्स की तरह है, बहाव की तरह है, सब कुछ चेंज हो रहा है। वहीं परमानेडिस कह रहा था चेंज इज एन इल्यूजन, चेंज जैसी कोई चीज नहीं होती। वहीं पर तीसरी जो फिलॉसफी इन दोनों को मिलाती हुई थी, प्लेटो की थ्योरी ऑफ फॉर्म्स, जिसमें इसने दोनों बातें कही कि जो विदाउट चेंज वाला जो वर्ल्ड है, जिसमें पैरामेडिस जो बात कह रहा है वो आइडिया या थ्योरी ऑफ फॉर्म्स है, और मटेरियल वर्ल्ड जो है वो लगातार चेंज होता है। तो हेराक्लाइटस और पैरामेडिस दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं, बट जो चेंज होने वाली जो हमारी मटेरियल वर्ल्ड है वो लोअर रियलिटी है। अपर रियलिटी जो कभी चेंज ना होने वाला जो रियलिटी है वो है। तो ये हम पहले से जानते हैं। इन्हीं की थीरीज को मैं ऐड ऑन करेगा अरिस्टोटल। मैंने प्लेटो पढ़ाते समय कहा था कि प्लेटो की का जो क्रिटिसिज्म है, प्लेटो की एपिस्टेमोलॉजी का क्रिटिसिज्म जो है, जो अरिस्टोटल ने किया है, उसको कहते हैं थर्ड मैन आर्गुमेंट फैलेसी। थर्ड मैन आर्गुमेंट फैलेसी, जो कि हम पढ़ चुके हैं। ये मेन क्रिटिसिज्म है प्लेटो का। अरस्तु जो करता है, अरिस्टोटल जो करता है। अरिस्टोटल का साफ कहना है कि मैन में ही मैननेस दिखाई देता है। मैननेस को आप मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते बिना मैन के। आप कलर तक इमेजिन नहीं कर सकते बिना किसी मटेरियल के। तो अगर आप उस मटेरियल में उस मटेरियलनेस को नहीं देख पा रहे, उसके फॉर्म को नहीं देख पा रहे, तो ये तय बात है कि फिर आप जो एब्स्ट्रैक्ट बना रहे हो ना, वो इम्पॉसिबल है कि उसमें भी आप समझ पाए। तो ये तो रिगरस इन्फिनाइट तक चीजें चलती रहेंगी। तो वही थर्ड मैन आर्गुमेंट फैलेसी। वो कह रहा है कि हर मटेरियल में मटेरियल और फॉर्म एक साथ होते हैं, फॉर्म कोई अलग नहीं होता। मेरे सामने पानी की बोतल है, तो पानी का बोतल का जो फॉर्म है और पानी के बोतल का मटेरियल है वो एक दूसरे से सेपरेट नहीं है, अलग अलग दुनिया में नहीं है। इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ से ही थ्योरी शुरू होती है हमारे फिलॉसफी की। अभी तो हम बातों को ऐसे ब्रॉडली समझ रहे हैं। तो एक तो क्रिटिसिज्म है इसका, प्लेटो को जो क्रिटिसाइज करता है एरिस्टोटल, हिंदी में उसको अरस्तु या उर्दू में अरस्तु कहते हैं। वो एक तो नॉलेज के बेस पर है कि नॉलेज जिस तरह का कह रहे हैं प्लेटो वो पॉसिबल नहीं है। वो हमेशा इनफिनाइट रिग्रेस क्रिएट करेगा, और इस इन्फिनिट रिग्रेस से नॉलेज तक हम कभी नहीं पहुंचेंगे। दूसरा, ये जो डेवलपमेंट है, जब प्लेटो ने कहा कि सब कुछ हायरार्की में है और हायरार्की में लोअर हायरार्की से हम अपर हायरार्की की तरफ मूव करते हैं,
तो मूव कैसे करते हैं, मोशन होता क्यों है, इसको इसको नहीं समझा पाया है प्लेटो। एरिस्टोटल का ये आरोप है कि मूवमेंट, मोशन का एक्सप्लेनेशन जरूरी है, जो ये नहीं कर पाया है। ये तो कह रहा है कि हायरार्की में आगे बढ़ेंगे, पर क्यों बढ़ेंगे, कैसे बढ़ेंगे, कौन सा वो फोर्स होगा, वजह क्या है, गोल क्या है, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया है अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। प्लेटो नहीं कर पाया है, तो इसकी व्याख्या करनी होगी, वो करेगा। दूसरी जो सबसे बड़ी आलोचना है, सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है एरिस्टोटल जो कर रहा है, वो कह रहा है कि चेंज का, डाइवर्सिटी का, म्यूटेबिलिटी का कोई आइडिया होता ही नहीं है, क्योंकि आइडिया की डेफिनेशन बताई थी प्लेटो ने, उसमें कहा था जो यूनिवर्सल हो, अनचेंज्ड हो, इम्यूटेबल हो, वो है आइडिया। तो जो चीजें म्यूटेबल हैं, जो चीजें चेंज हो रही हैं, उसका उसके बारे में प्लेटो कुछ नहीं बता पाएगा, क्योंकि उसके आइडिया तो चेंजलेस हैं। तो चेंज की व्याख्या कैसे होगी? तो दो चीजें, एक तो ह्यूमन और ह्यूमननेस करके आपने केवल डुप्लीकेसी की है नॉलेज की, उससे नॉलेज कहीं पहुंचता नहीं है। अपना ह्यूमन को समझ पाएंगे ना ह्यूमननेस को समझ पाएंगे। तो आप केवल नॉलेज को डुप्लीकेट करने की कोशिश कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। दूसरा, आपकी थ्योरी में जो पूरी ये दुनिया है इन्फिनिटी, जिसमें इन्फिनाइट ऑब्जेक्ट्स हैं, एन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, इन इन्फिनिट और एन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को आप, जब आप कह रहे हैं कि एक क्लास का एक ही आइडिया होता है, तो उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? एक क्लास का एक आइडिया होता है, तो डिफरेंस आप नहीं बता पाएंगे, मल्टीट्यूड नहीं बता पाएंगे, चेंज नहीं बता पाएंगे। हम जो कुछ भी जानते हैं वो टाइम स्पेस में जानते हैं। आप बियॉन्ड टाइम स्पेस ट्रांस की बात कर रहे हैं, ट्रांसडेंटल ट्रुथ की बात कर रहे हैं, जो जो पॉसिबल नहीं है। ये ये इनका क्रिटिसिज्म है। हम जो भी आइडिया जानते हैं वो सेंसुअस टाइम एंड स्पेस का आइडिया जानते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही कहा, हम सारे आइडिया टाइम एंड स्पेस में जानते हैं। इवन कि मैंने कहा डेमोक्रेसी का एक आइडिया है, तो अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल वो भी हम टाइम स्पेस में ही जानते हैं। टाइम एंड स्पेस के बियॉन्ड हम कोई आइडिया नहीं जानते, ना जान सकते हैं। तो आइडिया जो भी हैं वो मटेरियल की तरह ही स्पेस एंड टाइम में ही हैं, सेंसुअस हैं। उसी बात को फिर से यहाँ कहा गया है, इसेंस कैन नॉट बी आउटसाइड द थिंग्स। जो इसेंस हैं किसी भी चीज का, के जो एब्स्ट्रैक्ट से हम जिसको समझते हैं, वो वस्तुओं में ही है, वस्तुओं से बाहर नहीं है। तो मेटेरियलिज्म, मैटर सच है, रियल है, और पहले हैं। नॉलेज में मैटर पहले हैं, और मैटर के बेस पर हम कोई आइडिया बनाते हैं। रीजन पीछे आता है, मैटर पहले आता है। इसकी शुरुआत होती है एरिस्टोटल से। प्लेटो कह रहा है कि नॉलेज होता है और हम चीजों को देखकर नॉलेज याद आ जाती है, खाली रिमेम्बरेंस होता है, और नॉलेज पहले है। एरिस्टोटल कह रहा है मैटर पहले है, आइडिया वाइडिया बाद में होता है, और वो भी उस मैटर में ही इंडल्ज होता है, वो कहीं दूसरी दुनिया में नहीं होता। जो हमारे सेंसेस हैं वो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देते हैं रियलिटी का।
जो आइडिया ऑफ हॉर्स है, जो आइडिया ऑफ ह्यूमन है, वो हम डिफरेंट हॉर्स और मैन को देख के जो बनाते हैं वो मैन में ही होता है। द फॉर्म ऑफ हॉर्स जो है अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, वो सभी हॉर्सेस में कॉमन है और वही है, किसी दूसरी दुनिया में नहीं है। सारा नॉलेज सेंस ऑर्गन से ही होता है। बियॉन्ड सेंस ऑर्गन हमें कोई नॉलेज के बारे में नहीं पता। तो कोई भी नॉलेज, इन्नेट आइडिया जैसे कुछ नॉलेज नहीं होते। इन्नेट आइडिया क्या था, मुकुल बताओ। सर एक बार फिर से बोलिए। ये इन्नेट आइडियाज क्या होते हैं? सर इनेट आइडियाज जो नेचुरल होते हैं, जो हमारे किसी भी ए प्रायोरी। हाँ, इन्नेट आइडिया मतलब हमारे जो बाय बर्थ ही हमारे साथ होते हैं, जिसको हमें सीखने के लिए कोई किसी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती। अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, मैन हैज नो इन्नेट आइडिया। इन्नेट आइडिया है नहीं, कोई भी नॉलेज इन्नेट है नहीं। इन्नेट का मतलब बाय बर्थ, जन्म से ही। तो जाहिर सी बात है, ये नॉलेज फिर कैसे होगा? अगर ये किस कैटेगरी में आ जाएगा? रैशनलिस्ट होगा या एम्पिरिसिस्ट होगा, बताओ। एम्पिरिसिस्ट। एम्पिरिसिस्ट होगा। ये कह रहा है नेचर इज द रियल वर्ल्ड। ये कोई अनरियल या सबड्यूट या लोअर ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंगल रियलिटी है, यही नेचर, और ये रियल है। तो क्योंकि मटेरियल पहले है इसलिए मटेरियलिस्टिक है ये। इसकी फिलॉसफी मटेरियलिज्म है, अगर मटेरियल की तरफ से देखें तो। और अगर हम देखें कि नेचर में जो भी हमारे सेंस ऑर्गन्स हमें नॉलेज देते हैं वो रियल हैं, तो इसको रियलिस्टिक भी कहेंगे। तो ये मटेरियलिस्टिक है क्योंकि मैटर ट्रुथ है इस बेस पर, और ये रियलिस्टिक है क्योंकि जो मटेरियल वर्ल्ड रियल है इस बेस पर। जब कोई बच्चा पहली बार अलग अलग स्वाद लेता है, मीठे का, नमकीन का, मिर्च का, तो पहली बार उसको उसका नॉलेज होता है। और हमारा जो माइंड है वो बिल्कुल कोरी स्लेट की तरह होता है, एक सादे पेपर की तरह है, एक वाइट ब्लैक बोर्ड पे है जिस पे कुछ भी लिखा नहीं है। और अपने सेंस ऑर्गन्स के थ्रू, सेंस के थ्रू हम उस पर नॉलेज बनाते जाते हैं। जितना हम एक्सपीरियंस करेंगे उतना नॉलेज होगा। तो नॉलेज का जो बेस है वो ए प्रायोरी नहीं है, इनेट नहीं है, सेंस के बेस पर है। कोई बच्चा है, एक ऐसे सिचुएशन में इसको रखा गया है जहां पर वो बहुत ही लिमिटेड ही टेस्ट जानता है। क्यों? क्योंकि उसके सेंस ऑर्गन्स उन्हीं टेस्ट को अभी तक जान पाए हैं। तो कोई तरीका नहीं है इनेट तरीके से उसको कोई एक नया आइडिया दे पाए। जिसके सेंस ऑर्गन्स ने उसको सेंस ही नहीं किया, वो वाला आइडिया उसको कभी नहीं आ सकता, वो वाला विचार, वो वाली ज्ञान, नॉलेज कभी नहीं हो सकता। तो सेंस आर बेसिस ऑफ ऑल नॉलेज। परसेप्शन, परसेप्शन मतलब अनुभव। परसेप्शन से जो हमारी आंखों से स्टार्ट होता है, आंखों से मतलब यहाँ है हम अपने सेंस ऑर्गन से जो हम जानते हैं, उसमें हाथ, आंख, नाक सब कुछ है। वहां से ज्ञान स्टार्ट होता है, नॉलेज स्टार्ट होता है। इससे पहले कोई नॉलेज नहीं होता। सबस्टेंस एंड फॉर्म की जहां तक बात है, सबस्टेंस की बात जो मैंने तब भी कहा था जब स्टूडेंट पढ़ा रहा था,
सबस्टेंस का मतलब, सबस्टेंस इसके लिए वो है जिससे सब चीजें बनी हुई हैं, जो सब चीजों के का यूनिट है। तो ये बात तो खैर प्लेटो भी कह रहा था, तो ये भी है यहाँ पे, सबस्टेंस दोनों के लिए बराबर है। दैट थिंग्स आर मेड ऑफ, जैसे मैंने कहा था एटॉमिक थ्योरी के लिए, एटॉमिक फिजिक्स के लिए एटम्स हैं जिससे वो बने हैं, तो वही जिससे बनी है बेसिक यूनिट। बट यहाँ पे चेंज क्या है कि ये जो सबस्टेंस है वो चेंज होते हैं उसमें, बिल्कुल हेराक्लाइटस की तरह। हेराक्लाइटस कह रहा था फ्लक्स, सब कुछ बहाव में है, सब कुछ लगातार बदल रहा है। जहां तक इसेंस की बात है, इसेंस जो है हर चीज का बिल्कुल अलग अलग है। मतलब जितने ऑब्जेक्ट्स हैं वो स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स हैं उनके, कोई उनके कॉमन करेक्टरिस्टिक नहीं है, जैसा कि प्लेटो कह रहा था। हर एक ऑब्जेक्ट, ये जो मेरे पास पानी की बोतल है, ये जैसी भी बोतल है, ये अपनी स्पेसिफिक बोतल है, कोई दूसरी बोतल एग्जैक्ट ऐसी नहीं हो सकती। तो इसका जो आइडिया है, इसकी जो नॉलेज है, वो बिल्कुल ऐसी ही है। कोई बोतलनेस जैसी कोई चीज नहीं होती अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, क्योंकि हर एक मटेरियल में उसका फॉर्म होता है, कहीं बाहर रहता नहीं है। तो कोई कॉमन फॉर्म जैसी कोई चीज नहीं होती, कॉमन नहीं है। तो हर एक स्पेसिफिक थिंग, वो वही उसका एग्जाम्पल है, कोई दूसरा कोई उसका एग्जाम्पल नहीं है। जो चीज जैसी है उसका एग्जाम्पल वो खुद वही है। अरिस्टोटल ने तीन कॉजेस की बात की है। पहला है मटेरियल कॉज, हालांकि पिछले क्लास में मैं बता चुका हूं मटेरियल कॉज। दूसरा फॉर्मल कॉज, तीसरा इफिशिएंट कॉज, और चौथा फाइनल कॉज। हर एक चीज हायरार्की में तो है, बट एक पर्पस से है। और हायरार्की वैसा नहीं है जैसा कि प्लेटो कह रहा था। हायरार्की तब बनना शुरू हुई जब मेरे दिमाग में आया फाइनल कॉज कि मुझे एक डाइनिंग टेबल चाहिए जिसपे मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ अपना लंच डिनर वगैरह कर सकूं। ये है मेरा गोल। फाइनल कॉज पहले आया, फाइनल कॉज को देखते हुए मटेरियल खोजा गया। मटेरियल इसके लिए वुड है, ये टेबल्स मटेरियल कॉज इज वुड। तो ये वुड मटेरियल कॉज जिससे कोई चीज बनती है। फॉर्मल कॉज जो उसका शेप है, जो आइडिया है, जिस तरह से चीजों को मुझे अरेंज करना है, वो आइडिया, वो फॉर्मल कॉज है। तो अगर मुझे ये टेबल, एक डाइनिंग टेबल चाहिए, तो डाइनिंग टेबल का जो डायग्राम है, जो मेरे फॉर्मल कॉज है, जो जो ऐसा मुझे मुझे ऐसा चाहिए, जिस तरह का उसका डिजाइन है ये। इफिशिएंट कॉज वो कारपेंटर इफिशिएंट कॉज है। और फिर ये सब मिलकर इसको फाइनल कॉज में कन्वर्ट करते हैं। तो कॉज एंड इफेक्ट, चूंकि आज का हमारा साइंस ब्रॉडली इसको इसके बेस पे चलता है कि किसी भी कृत्य का कोई कारण है, कोई भी चीज अकारण नहीं है, कोई भी चीज चमत्कार या कुछ अचानक नहीं होने वाली चीजें हैं। ये तो अरिस्टोटल का ही रहा है। और इसमें मटेरियल कॉज, फॉर्मल कॉज, इफिशिएंट कॉज, फाइनल कॉज याद रखेंगे। कई तरह से याद कर सकते हैं। वुड, फिर वो डिजाइन, फिर वो बढ़ई, और फिर वो डाइनिंग टेबल। अगर हम घड़े की बात करें तो मिट्टी मटेरियल कॉज, वो घड़े का सोच, जो घड़े का जो आइडिया है, घड़े का जो फॉर्म है, वो फॉर्मल कॉज। और वो जो कुम्हार है, जो पॉटर है, वो इफिशिएंट कॉज। और ठंडा पानी पीना या घड़े का जो भी उपयोगिता है, वो उसका फाइनल कॉज है। तो ये चार कॉज की बात की है उसने। टेलियोलॉजी, टेलियोलॉजी का मतलब होता है पर्पस, द स्टडी ऑफ
या साइंस ऑफ पर्पस, पर्पस के बेस पर कोई चीज की व्याख्या करना टेलियोलॉजी कहलाता है। तो टेलियोलॉजिकल थॉट का मतलब कोई पर्पस होगा, पर्पस के बेस पर मूवमेंट होगा, उसको टेलियोलॉजी कहते हैं। तो पर्पस बिहाइंड एवरीथिंग इज नेचर। तो टेलियोलॉजिक, ये फिलोसफर जो है वो टेलियोलॉजिकल फिलोसफर है। टेलियोलॉजी वर्ड जो है हम एथिक्स में भी यूज करते हैं, उसका मतलब यही है, पर्पस, गोल, उद्देश्य। क्योंकि हर एक चीज में मूवमेंट के लिए कोई मूवर की जरूरत है, जो लास्ट मूवर है, जो हर चीज में मूवमेंट स्टार्ट करता है। तो एक लॉ के तौर पर उस अनमूव्ड मूवर की रिक्वायरमेंट है, इसको ये गॉड हम कह सकते हैं। गॉड जो कि खुद मूवमेंट में नहीं है, पर हर एक मूवमेंट का कॉज है। पर यहाँ पे जो गॉड है वो कोई थियोलॉजी वाला गॉड नहीं है, वो एक रूल है, एक नियम है, नियम वाला गॉड है। मतलब ऐसा नहीं कि पूजा पाठ शुरू हो जाए, ये वाला गॉड नहीं है। क्योंकि कॉज एंड इफेक्ट पे ही पूरी दुनिया है। जैसे आज हमारा फिजिक्स जो है ब्रॉडली ये मानता है, हालांकि एक ब्रांच उसके अलावा भी है, बट जो ब्रॉड हमारा जो ट्रेडिशनल फिजिक्स है, कॉज एंड इफेक्ट को पे बिलीव करता है। बट या हम डार्विन को देखें, सिंगल सेल, फर्स्ट सिंगल सेलुलर से फिर सेल उसके डिवीजन होता गया। बट अगर हम, जैसे मैं अपना कहूँ कि मेरा कॉज, मेरा रीजन कॉज मेरे फादर, उनके उनके फादर, उनके फादर, उनके फादर मदर, उनके फादर मदर, पर कहीं जाके एक चेन को रोकना होगा और फिर बताना होगा कि उसका कॉज कौन। तो उस नियम को पूरा करने के लिए इसने अनमूव मूवर, एक गॉड की कल्पना की। क्योंकि जब हर चीज का नियम है तो फिर नियम तो बताना ही पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट वाले का बताना पड़ेगा। हालांकि हमारे यहाँ भारत में पहला ही जो फिलोसफर है चारवाक, चारवाक कहेगा जब सब जगह तुम नियम खोज रहे हो तो गॉड का भी कोई नियम खोजो, गॉड होने का भी पर्पस खोजो। तो हालांकि भारत में भी चारवाक के अलावा, चारवाक, बौद्ध, जैन, ये तीन के अलावा जो बाकी 6-7 फिलोसफर हैं वो गॉड पे जाके रुक जाते हैं। बट चारवाक एक डिफरेंट फिलोसफर है। वो कहता है कि नियम फिर रुक ही क्यों गया, गॉड पे आके हमने पूछा क्यों नहीं, हर चीज का रीजन है तो उसका रीजन क्या है। तो खैर यहाँ पे भी रुक जाता है। वो कह रहा है कि अनमूव्ड मूवर, जो खुद मूवमेंट में नहीं है, वो मूवर है गॉड। तो उस समय हम इसको देखेंगे। इंडक्टिव लॉजिक की जगह इसने डिडक्टिव लॉजिक की बात की। इंडक्टिव लॉजिक में हम कैसे चीजों को जानते थे, कोई बताए? इंडक्शन क्या है? पढ़ा चुका हूं, बताओ। सब पर्टिकुलर से यूनिवर्सल की तरफ मूव करना। और डिडक्टिव? वाइस वर्सा, यूनिवर्सल से पर्टिकुलर। तो डिडक्टिव लॉजिक और इंडक्टिव लॉजिक, इंडक्टिव किसकी फिलॉसफी है, रैशनलिस्ट की या किसकी है? इंडक्टिव किसकी, डिडक्टिव किसकी है, बताओ। डिडक्टिव रैशनलिस्ट, इंडक्टिव एम्पिरिसिस्ट। सही कह रहे हैं ये? और लोग भी बताओ भाई, सभी लोग पढ़ रहे हैं। चलो बताना, फिर आगे बढ़ते हैं फटाफट। तो कॉमन पैटर्न ऑफ इंडक्टिव रीजन, जो हम रीजनिंग करते हैं, पर्टिकुलर 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 यूनिवर्सल बन गया,
इंडक्शन इज नॉट डेमोस्ट्रेटिव, इसका नॉलेज जो है वो इंडक्टिव की जगह डिडक्टिव है। इसको मैं पढ़ा चुका हूँ, मैं फिर से जब मेन क्लास पढ़ाऊंगा तो पढ़ा दूंगा, लेकिन एक बार आप पीछे जो पढ़ा चुके हैं उसको देख लेना। सीधे छोटी छोटी बातों को पहले आज खत्म कर लेते हैं, इसके बाद फिर हम सीधे फिलॉसफी पे आएंगे। ये सब फिलॉसफी की बातें नहीं है इसकी। जैसे कि ये पॉलिटिकल साइंस की बात है, मैन इज बाय नेचर ए पॉलिटिकल एनिमल। अपनी प्रकृति से ही, अपने नेचर से ही मनुष्य जो है वो एक राजनीतिक पशु है, राजनीतिक प्राणी है। हम पॉलिटिक्स करते ही करते हैं। मैंने आपको किसी दूसरी एथिक्स के या बाकी क्लास में कभी बताया होगा कि पावर पॉलिटिक्स, पावर गेम, ये मनुष्य की प्रकृति में है। मैं इसीलिए तो कहता हूं कि जब झगड़ा ही करना है, पॉलिटिक्स ही खेलनी है, तो छोटे लेवल पे नहीं खेलनी चाहिए सबसे बिगेस्ट लेवल पे खेलनी चाहिए। मनुष्य जो है, जहां दो लोग भी हैं वहां पर पॉलिटिक्स स्टार्ट है। वो बाय नेचर पॉलिटिशियन है, ठीक है। और जो दो लोगों के रिलेशन है उसमें हेजेमोनी का या पावर पॉलिटिक्स का एक बड़ा रोल है। वो रिलेशन एक नेचुरल रिलेशन है। हालांकि गांधी जैसे फिलोसफर्स के खिलाफ हैं, ये कुछ और बताएंगे, बट वेस्टर्न वर्ल्ड में ये बात सही मानी जाती है कि दो रिलेशन है, उसमें एक दूसरे को प्रभावित करने का, इन्फ्लुएंस करने का, इन्फ्लुएंस के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। वो एक नेचुरल नेचुरल फिनोमेना है मैन का, ह्यूमन का। तो पॉलिटिक्स से हम बाहर नहीं है। सिटी स्टेट की बात की इसने इसने कहा कि नेशन नहीं होना चाहिए, सिटी स्टेट होने चाहिए। कई सिटी स्टेट को मिला के नेशन बनते हैं। सिटी स्टेट होने चाहिए जहां पर मैंने बताया कोई 10,000 से ज्यादा की पॉपुलेशन नहीं होनी चाहिए। हायरार्की में जो पुरुष हैं वो सबसे ऊपर हैं, उसके बाद उसके घर की महिलाएं हैं, फिर बच्चे हैं, और फिर एनिमल विथ टूल्स हैं। एनिमल विथ टूल्स कौन है? एनिमल विथ टूल्स जो गुलाम हैं, वो एनिमल ही हैं। बॉय विथ टूल्स, मैन विथ टूल्स बोलते हैं, एनिमल विथ टूल्स अपने औजार के साथ, हथौड़ी और फावड़ा या कुल्हाड़ी, जो भी उनका टूल्स हैं, उसके साथ वो पशु। तो एक पशु हैं जो अपने औजारों के साथ नहीं है, अपने जो उनके इंस्ट्रूमेंट हैं उसके साथ नहीं है, वो तो पशु हैं। उनसे थोड़े बेटर पशु हैं, बट पशु हैं जो गुलाम हैं। और गुलामों का होना बहुत जरूरी है अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, क्योंकि जिस तरह का सिटी स्टेट है जिसमें बहुत सारा फिजिकल वर्क करना होता है, और कोई इंटेलेक्चुअल वर्क कर रहा है, वो फिजिकल वर्क भी करेगा, तो फिर इंटेलेक्चुअल वर्क नहीं कर पाएगा। तो सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है कि स्लेव्स हों। फैमिली के जरूरी की बढ़त के लिए जरूरी है कि कुछ स्लेव्स या कोई कैटेगरी ऐसी हो जो रूटीन वर्क करे और फिजिकल वर्क करे। और रूटीन रूटीन वर्क का मतलब जिसमें इंटेलेक्ट की जरूरत नहीं है, वो महिलाएं हो सकती हैं, वुमेन। क्योंकि बहुत सारे डोमेस्टिक वर्क हैं जो सबको करना ही है, हर घर में होना ही होना है। उसमें औरतों को लगाना चाहिए, महिलाओं को लगाना चाहिए, क्योंकि उसमें वो काम होना ही होना चाहिए, जरूरी ही है, कोई ना कोई तो करेगा ही। तो महिलाओं से कराना चाहिए क्योंकि वो इन्फीरियर हैं। और
और वो वर्क तो जरूरी ही है। तो हायरार्की हो, मैन मैन मतलब पुरुष, घर की स्त्रियां, उसके नीचे बच्चे, और सबसे नीचे बॉय विथ टूल्स या स्लेव्स। सिटी स्टेट हो, 10,000 की पॉपुलेशन हो, और 10,000 की पॉपुलेशन का मतलब है लोग दूसरे को जाने। लोग दूसरे को जानेंगे तो डिसीजन लेना किसी भी चीज के मामले में ठीक होगा। प्लेटो का जो रिपब्लिक है, उसका क्रिटिसिज्म इस बेस पर है कि ये जो गार्डियन या फिलोसफर किंग की बात की थी, उसने कहा कि ये नॉनसेंस है, ऐसा ना हो सकता है और ना कभी होगा। पूरी लग्जरी के साथ, अपने फैमिली और बच्चों के साथ किंग होना चाहिए, उसका इंटरेस्ट होना चाहिए, उसका इंटरेस्ट, क्योंकि कोई भी ह्यूमन विदाउट इंटरेस्ट नहीं है, उसकी कोई ना कोई स्वार्थ है उसका। उसका कुछ ना कुछ, उसको इंटरेस्ट में लाकर उसको मूवमेंट के लिए लाने के लिए, उसके अंदर मूवमेंट आए उसके लिए उसका इंटरेस्ट पैदा करना जरूरी है, और वो फैमिली, बहुत बड़ी फैमिली और बच्चे होना जरूरी है, प्रॉपर्टी होनी जरूरी है। जो गार्डियन है या फिलोसफर किंग है, वो जैसा कि प्लेटो कह रहा था वैसा नहीं होना चाहिए कि वो मैन ऑफ विजडम हो और कोई प्रॉपर्टी नहीं रखें, शादी नहीं करें, बच्चे ना हो उनके, और बैरक में रहें, इस तरह की बातें। अरिस्टोटल कह रहा है कि ये बिल्कुल बिल्कुल नॉनसेंस है, ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये यूटोपिया है। यूटोपिया मतलब मेंटल काल्पनिक। तो ये क्रिटिसिज्म है उसके रिपब्लिक का, उसकी बुक जो रिपब्लिक है प्लेटो की। इसकी बुक पॉलिटिक्स है, इसकी बुक का नाम है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, बाद में आलोचना करेंगे, बहुत सारी चीज़ों की आलोचना करनी है, अभी मैं खाली इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। वो ज़्यादा प्रैक्टिकल है, पॉलिटिक्स जो बुक है। रिपब्लिक एक केवल नॉनसेंस है, जो पॉसिबल ही नहीं है, वो नॉनसेंस है। तो एक बार फटाफट पढ़ लो। आ, कोई भी, मुकुल पढ़ो जरा पहला पॉइंट। Neglected to examine entirely the life of the majority, the producers. यस, तो इसका पहला क्रिटिसिज्म यही है कि जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको पूरा निग्लेक्ट कर दिया गया है प्लेटो में, प्लेटो की रिपब्लिक में। सबसे बड़ा क्रिटिसाइज तो यही है। प्रोड्यूसर कौन, जिसको उसने क्या कहा था, मैन ऑफ डिजायर्स, याद है ना, क्या नाम है, क्या बोलते हैं उसको, मैन ऑफ डिजायर्स को मैन ऑफ एपेटाइट। एपेटाइट। पूरा नेग्लेक्ट कर दिया है, जबकि वो सारा काम वही करते हैं, उन्हीं के बेस पर पूरी सोसाइटी क्रिएट होती है। नेक्स्ट पढ़ो। Disagreed with idea of the community of wives, children, and property. The state was based on family and private property. The family was the origin of political life. पॉलिटिकल लाइफ की शुरुआत ही होती है फैमिली से, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। अगर फैमिली ही नहीं है तो पॉलिटिकल लाइफ भी नहीं हो सकती, क्योंकि अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल मूवमेंट के लिए, कुछ भी हम मूवमेंट करते हैं तो कुछ ना कोई गोल होता है, और वो गोल फैमिली ही हो सकती है जो कंटिन्यूटी के साथ बना के रखती है। तो पत्नी होनी चाहिए, या उस समय समय था एक से ज्यादा पत्नियों का, तो पत्नियां होनी चाहिए और बच्चे होने चाहिए। ये जो कम्युनिटी वाइफ्स की बात है, कम्युनिटी वाइफ की बात क्या बात थी, कि जो बच्चे हों, पहली बात तो शादियां ना हो, लोग कम्युनिटी में रहें, किसकी, डिजायर्स वालों की हो, एपेटाइट वालों की हो, बट जो मैन ऑफ विजडम और स्पिरिट है उनकी शादियां ना हो, उसमें स्त्री पुरुष सब हैं, उनकी शादियां ना हो आपस में, और कम्युनिटी वाइफ, कम्युनिटी और कम्युनिटी चिल्ड्रन का कॉन्सेप्ट हो। जो बहुत सारे पुरुषों के बहुत सारे स्त्रियों से संबंध हैं, तो बच्चे कौन किसके हैं कुछ पता नहीं है,
बच्चे पालने की जिम्मेदारी स्टेट की है, क्योंकि कोई माँ उस ढंग से नर्स नहीं कर सकती, पाल नहीं सकती जो एक प्रोफेशनल नर्स या प्रोफेशनल जिसका काम ही है, जिसको स्टेट ने ट्रेंड ही किया है बच्चे पालने का, उस लेवल पे वो पाल नहीं सकती। तो वो एक काम स्पेशलाइज्ड लोग करें। मेरे पर्सनल कोई प्रॉपर्टी ना हो, मेरे पर्सनल बच्चे ना हो, कोई एक फिक्स हस्बैंड या वाइफ ना हो। ये जो कॉन्सेप्ट रिपब्लिक का है वो उसको उसने पूरी तरह से नॉनसेंस कहा है, पूरी तरह से इसका कोई मतलब नहीं है, ये सेंस से बाहर बात है अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। आगे। हम्म। Guardians would be deprived of happiness. If part of the state was deprived of happiness, then the whole state could not attain to happiness. तो हैप्पीनेस के लिए जरूरी है कि जो किंग है, जो भी गार्जियंस हैं, वो खुद खुश हो तो खुशियां बिखेरेगा स्टेट में। इसने कहा, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन को एग्जामिन किया, मैंने कहा था कॉन्स्टिट्यूशन को इसने कंपेयर किया, तो कुछ नाम दिए हैं। ये नाम पॉलिटी में हम लोग पढ़ते ही हैं, फिर भी एक बार पढ़ लो। वन रूलर जो सिस्टम होता है उसको क्या बोलते हैं? किंगशिप। टायरेनी। फ्यू रूलर्स, करेक्ट है एरिस्टोक्रेसी, और इनकरेक्ट है, ये अच्छा नहीं है, लोअर है ओलिगेरी। ओलिगेरी क्या होता है? ओलिगार्की क्या होता है? कोई बताए? पॉलिटी जो पढ़ चुके हैं वो लोग बताएं। ये क्या होता है ये, और इन दोनों में क्या डिफरेंस है? वन रूल को बोलते हैं किंगशिप, बट इसी का बिगड़ा हुआ रूप है टायरेनी। फ्यू रूलर्स को बोलते हैं एरिस्टोक्रेसी, बट फ्यू रूलर्स ओलिगोक्रेसी में भी होते हैं। मैनी रूलर्स को इन्होंने पॉलिटी बोला है, डेमोक्रेसी में भी होते हैं, बट ये बिगड़े हुए रूप हैं। देखो, ओलिगोक्रेसी का मतलब कुछ रूलर्स, ओलिगो मतलब फ्यू, तो ये तो एरिस्टोक्रेसी में भी है। दोनों में फर्क ये है, एरिस्टोक्रेसी का मतलब जो प्लेटो कह रहा है, दैट इज कोई बेस है मेरिट का, कोई स्केल है, उसके अकॉर्डिंग, और वो स्केल अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, अकॉर्डिंग टू प्लेटो, वो विजडम था, और उसके बेस पर जिनके पास विजडम है वो कुछ रूलर्स हैं, दैट इज कॉल्ड एरिस्टोक्रेसी। तो एरिस्टोक्रेसी और ओलिगोक्रेसी में कॉमन क्या है? फ्यू रूलर्स दोनों में होते हैं। ओलिगोक्रेसी में कोई भी कुछ लोग हो सकते हैं जिनकी कोई क्वालिटी, कोई फिक्स क्वालिटी नहीं है। चालाक कुछ लोगों ने जम कर लिया, जैसे भारत और यूएसए के लिए कहा जाता है कि कोई 50-100 जो बड़ी कंपनीज हैं वो चलाती हैं पॉलिटिक्स को, ऐसा एलिगेशन है। यूएसए में भी और इंडिया पे भी ऐसा कुछ लोग कहते हैं। तो अगर सच है ये, तो ये ओलिगोक्रेसी का पार्ट है। कुछ रूलर्स हैं जो कोई फिक्स रूल नहीं है, कोई फिक्स तरीका नहीं है, उस तरह से सरकार चला रहे हैं, देश चला रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन चला रहे हैं। और एरिस्टोक्रेसी का मतलब कोई बेस बना दिया गया है कि हाँ ये वाले कुछ लोग, जैसे प्लेटो में मेरिट का बेस है, कहीं पर रक्त की शुद्धता की बात हो सकती है, प्योर प्योर ब्लड वाले लोग, वो भी एरिस्टोक्रेसी कहलाती है। तो कहने का मतलब है इसने एक कंपेयर किया, कंपेरेटिव ढंग से कॉन्स्टिट्यूशन को किया, और किंगशिप तो था ही इसके समय में। एक कॉन्सेप्ट है इसका, बैड स्टेट्स गुड सिटीजन्स।
इसको कैसे, इसको आसानी से समझाया जा सकता है। अगर कोई एक रूलर है, लोगों को आदेश देता है और लोग बिना उसके मेरिट डिमेरिट को देखे उसको फॉलो करते हैं, कुछ भी सोच विचार नहीं करते, जस्ट फॉलो, केवल फॉलो करते हैं उसको, गुड सिटीजन्स हैं, और वो स्टेट खराब है। इसका उल्टा हो सकता है, और वहां हम क्या कहेंगे, गुड स्टेट बैड सिटीजन्स। और बैड सिटीजन का मतलब जो क्रिटिकल एनालिसिस कर रहे हैं, लोगों को, गवर्नमेंट का अपोज कर रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है मैटर की, किस मैटर पे बोला जा रहा है। पर बैड स्टेट्स गुड सिटीजन्स का मतलब यही है कि क्रिटिकली अगर जिन चीजों को अपोज किया जाना चाहिए वो अपोज करते हैं अगर, तो अच्छा। तो मोदी जी ने कोई मान लो रूल बनाया, अब वो रूल सब लोग हाँ में हाँ भर के मान लें, वो रूल मान लीजिए अच्छा नहीं है बट सब लोग मान लें। हिटलर ने एक रूल बनाया कि जो ज्यूज हैं उनसे बाकी सब जर्मन के लोग, जो एक्चुअल जर्मन के लोग हैं, वो जर्मनी के लोग, वो उनसे सारे रिलेशन तोड़ दें, उनको काम ना दें अपने यहाँ, और जो भी उस समय चला। तो बैड स्टेट गुड सिटीजन्स थे, गुड सिटीजन्स ने उस बात को मान लिया और जूस के खिलाफ हो गए। उनके घर मकान जमीनें जायदाद लूट ली गई, और उनसे जो एक साथ रह रहे थे सैकड़ों साल से, वो रिलेशन तोड़ दिया। तो बैड स्टेट गुड सिटीजन्स, कुछ इस टाइप की बात। क्लास स्ट्रगल हम लोग ज़्यादा तो खैर मार्क्स को कोरिलेट करके पढ़ेंगे, बस इसने भी कुछ बात की है क्लास स्ट्रगल पे जो हम आगे पढ़ेंगे। डेमोक्रेसी पर क्या विचार हैं, एक बार पढ़ो, हिमानी पढ़ो। Democracy is inferior to aristocracy because it is based on a false assumption of equality. इक्वालिटी एक्चुअल में जैसी कोई चीज, इक्वालिटी जैसी कोई चीज होती नहीं है अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल। नेचर हर एक चीज बिल्कुल डिफरेंट बनाता है। मैंने तो आपको समझाया, ये बोतल जो है, बोतल में बोतलनेस जैसी कोई चीज नहीं है, सब कुछ यूनिक है और पर्टिकुलर है, कुछ कॉमन नहीं है। जैसे हमने देखा था ना, प्लेटो क्या कह रहा है, एब्स्ट्रैक्ट इसेंस जो सब में कॉमन है, मतलब कुछ कॉमन वॉमन नहीं है। लोग भी कॉमन नहीं है, कोई भी इक्वल नहीं है। नेचर इक्वल बनाता ही नहीं है किसी को, और एक फॉल्स एजम्पशंस पे डेमोक्रेसी काम करती है कि सब लोग इक्वल हैं। आगे पढ़ो। The problem arises from the idea that those who are equal under the law are equal in all other respects. आगे। Because people are so easily misled and so fickle, changeable in their views, the ballot should be limited to the intelligent. यस, और पढ़ो, खत्म करो। Opposed to open elections as this would make government subservient to the ignorant mass of citizens, he advocated the selection of magistrates by lot from amongst the recognized aristocracy. He hoped to eradicate revolution. तो ये बेकार चीज है कि सब लोग बराबर हैं और सबको वोट करने का बराबर अमाउंट में, बराबर, वैसे कहते हैं ना, वन वन पर्सन वन वोट। ये सारी बातें मिसलीड करती हैं, क्योंकि लोग बहुत जल्दी मिसलीड हो जाते हैं, बहुत जल्दी उनकी कोई समझ तो होती नहीं है। जैसे समझो वैसे उनको मोड़ा जा सकता है ज़्यादातर लोगों को। तो इक्वल नहीं है और इस तरह से डेमोक्रेसी होनी नहीं चाहिए, ये इनका कहना है श्रीमान का। प्रिवेंशन जरूरी है, हार्ड रूल्स बनने चाहिए। विमेन के लिए इन्होंने कहा कि जो महिलाएं हैं, जो विमेन हैं, ही ये अनफिनिश्ड मैन हैं,
इनको अभी और जर्नी करनी है और जर्नी करके मैन बनना है, तो इंफीरियर हैं ये। और यही कहा कि वुमेन इज एन अनफिनिश्ड मैन। एक स्टेप नीचे हैं ये, एक स्केल नीचे हैं ये मैन से, और इनको कंट्रोल किया जाना चाहिए। इनको बहुत जल्दी मिसलीड किया जा सकता है, किया जाता है, इसलिए जरूरी है कि ये मैन के कंट्रोल में रहें, पुरुष के कंट्रोल में रहें। तो जो स्ट्रक्चर बनाए वो मैन बनाए और वुमेन उसको फॉलो करे। महिलाओं को इसने उस मृदा, उस मिट्टी की तरह कहा है जिसमें मैन जो है वो अपना बीज बोता है, जिससे बच्चे होते हैं। ये मेन पर्पस है, ताकि जनसंख्या आगे बढ़े। जो फीमेल हैं वो, उनके अंदर कुछ करेक्टर हैं, जैसे इस पे बहुत ज़्यादा फेमिनिस्ट लोगों ने इस पे आपत्ति की है। इसी को पढ़ लेते हैं, बाकी तो किसी और रेफरेंस में पढ़ेंगे। पढ़ो जरा। Women is more mischievous, less simple, more impulsive, more compassionate, more easily moved to tears, more jealous, more querulous, more apt to scold and to strike, more prone to despondency and less hopeful, more void of shame or self respect, more false of speech, more deceptive, of more retentive of memory, and also more wakeful, more shrinking, and more difficult to rouse to action. Yes. तो अरिस्टोटल ने कहा है कि उसकी पूरी फिलॉसफी ज़्यादा प्रैक्टिकल है, और प्रैक्टिकलिटी यही है कि लोग इक्वल नहीं हैं, और उसमें मैन वुमेन इक्वल नहीं है। और ये अगर बात मानी जाती है तो वो प्रैक्टिकलिटी की तरफ बढ़ेगा। जाहिर सी बात है, इन सब बातों की इस समय कोई मान्यता नहीं है। जैसे क्या लगता है, लेस सिंपल, चलो या यहाँ से शुरू करें। लेस सिंपल तो बहुत एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा। मोर इम्पल्सिव, क्या महिलाएं इम्पल्सिव होती हैं? मोर कॉम्पोसनेट, मोर इजली मूव टू टीयर्स, ये करेक्टर होते हैं? हाँ या ना, बताओ भाई आप लोग। कॉम्पेशन ज्यादा होता है महिलाओं में, इम्पल्सन ज्यादा होता है? हाँ बोलो या ना बोलो। अभिनव, आप बताइए। सर, हाँ या ना में तो उत्तर देना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जिस मात्रा में नॉलेज और साइंटिफिक टेम्परामेंट्स होगा, उस मात्रा में ये जो फैक्टर्स हैं वो कम होंगे। ओवरऑल महिलाएं इम्पल्सिव होती हैं या नहीं, कोई और बताए? मुकुल। सर ऐसे वाइडर कैटेगरी में आई डोंट थिंक कि वी कैन जनरलाइज, ओके। क्योंकि हर हर इंडिविजुअल का अलग अलग मेंटल स्टेट होता है, एंड उस तरीके से वो रिएक्ट करते हैं सिचुएशन में। ओके, ठीक है। पूजा, आप बताइए, कॉम्पल्सन ज्यादा होता है महिलाओं में? इम्पल्सन, सर ये भी कॉम्पोसनेट ज्यादा नहीं होती सर, नहीं सर, ये हम जेंडर बायस होके नहीं कह सकते हैं कि मेल में या फीमेल में ज्यादा होता है। ये एक इनर क्वालिटी है या इनर फीलिंग है जो किसी भी जेंडर में हो सकती है सर। पहली बात तो ये जो जितने शब्द हैं, जितने वर्ड्स हैं, इसमें डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है।
ये बेटर क्वालिटीज हैं। इम्पल्सिव होना, कॉम्पनसेट होना, कंपेशन होना किसी चीज को लेकर, इवन की टीयर्स होना, ये कोई उस समय बुरे माने जाते होंगे या अरिस्टोटल के दिमाग में बुरे होंगे, इसमें कुछ भी बुराई नहीं है। पहली बात तो हर करेक्टर जो है, हम आगे समझेंगे जब हमें कुछ और सोशल फिलॉसफी पढ़ना है, सब कुछ हम सीखते हैं, हमारी परवरिश सिखाती है। ये सब हम दो चीजें हैं मनुष्य में, दो फैकल्टी हैं, फिजिकल फैकल्टी जो उसका बॉडी है, और उसकी चेतना कॉन्शियस, और कॉन्शियस से फिर सीखना, सब कुछ सिखाया जाता है। जो लिखा हुआ है शेम या सेल्फ रिस्पेक्ट या होपलेसनेस या होप, ये सारी बातें सिखाई जाती हैं, सिखाई जा सकती हैं। हम आगे की फिलॉसफी पढ़ेंगे, खासतौर पे कार्ल मार्क्स। तो पहली बात तो ऐसा कोई जनरल चीज होती नहीं है। हाँ, हम जिस तरह से सोसाइटी में परवरिश करते हैं, ये सब चीजें हो सकती हैं, और बहुत बहुत मात्रा में हो सकती है, ये बात सच है। बट वो तो परवरिश की दिक्कत है, वो तो अपब्रिंगिंग की प्रॉब्लम है, वो एक्चुअल में कोई नेचर को थोड़ा इंडिकेट करती है। बट अगर मान भी लेते हैं कि ये नेचर है, तो ये नेचर ज्यादा बेटर है। और फिर अरिस्टोटल खुद ही कह रहा है कि मिडिल पाथ होना चाहिए, गोल्डन मीन होना चाहिए। तो गोल्डन मीन में अगर कोई इंपल्सिव है, कंपैशन है उस किसी के अंदर, टीयर्स हैं, इट्स गुड। क्योंकि जो दुनिया में जितने भी युद्ध हैं, लड़ाई हैं, झगड़े हैं, वो इनकी कमी की वजह से हैं, इनके ना होने की वजह से हैं। जो करेक्टर पुरुष का करेक्टर कहलाता है, सो कॉल्ड, इंपल्सन का ना होना, कॉम्पेशन का ना होना, टीयर्स का ना होना, तो पहली बात तो ये ना होना पत्थर के करेक्टर हैं, मनुष्य के ही करेक्टर नहीं है, ह्यूमन के करेक्टर नहीं है। हाँ, मिडिल पाथ तो पहले ही कह चुका है वो, बहुत ज्यादा इंपल्सिव है, फिर बहुत ज्यादा तो हर चीज खराब है। कॉम्पेशन बहुत ज्यादा है, जरूरत से ज्यादा है, ऑफ कोर्स तो खुद ही बता चुका है गोल्डन मीन। तो यहाँ पर इसको डिफेंड नहीं किया जा सकता। बाकी तो मैं जब मैं पढ़ाऊंगा इस पोर्शन को छोड़कर, बाकी सब जगह शुरू में अरिस्टोटल को बिल्कुल डिफेंड करूंगा, क्योंकि ऐसे ही हम सीखते हैं चीजों को। पहले फिलोसफर को उसके तौर पे सीख लेते हैं, लेकिन अब ये डिफेंड नहीं किया जा सकता। वही बात है, वही उसी का एक्सटेंशन है इस स्लाइड में भी, कि मैन जो है वो बाय नेचर सुपीरियर है, फीमेल इंफीरियर है, रूल और रूल्ड का फर्क है, शासित और शासक का फर्क है पुरुष और स्त्री में, स्लेव और मास्टर का फर्क है। ये सारी बातें इसने बात की हैं। किसी ने रीजन पूछा था, तो ऐसा कहा जाता है, मैंने कहीं पढ़ा तो नहीं है, बट ऐसा सुना जाता है। किसी ने पूछा कि क्यों बुद्धि कम क्यों होती है, तो अरिस्टोटल ने कहा कि दांत कम होते हैं। अब दांत कम होते हैं, फिर कहा कि जो खोपड़ी है, स्कल, जो स्कल है, उसमें अगर बालू भरा जाए तो बड़ी खोपड़ी होती है पुरुष की, स्त्री की छोटी खोपड़ी होती है, तो स्पेस कम होता है। अब पता नहीं अरिस्टोटल ने इस तरह के तर्क दिए हैं कि नहीं दिए हैं, बट बहुत ज्यादा प्रचलित हैं उसके नाम से ये। तो दांत कम होते हैं, खोपड़ी छोटी होती है, स्कल छोटा होता है, ये बातें कोई मतलब कोई मायने नहीं रखती। पेंटियम 1 बहुत बड़ा कंप्यूटर था। साइज बहुत बड़ा था पेंटियम का। पेंटियम सीरीज जब आती थी तो पेंटियम 1 आया, खूब बड़ा सा कंप्यूटर होता था। बट आप उससे ज़्यादा फास्ट प्रोसेसिंग के साथ बहुत छोटे यूनिट आते हैं, और उससे कहीं ज़्यादा इफिशिएंट होते हैं। तो साइज में कोई बड़ा हार्ड डिस्क पहले कितना बड़ा आता था, अभी कुछ साल तक पेन ड्राइव कितने बड़े बड़े आते थे, अब बहुत छोटे पेन ड्राइव और ज़्यादा इफिशिएंट आते हैं। तो छोटा बड़ा से कोई लेना देना नहीं है। और दांत गिनना, कुछ लोगों ने मजाक किया है, रसेल ने मजाक किया है, अच्छा, कि इसकी 4 पत्नियां थी,
दांत ही अगर एक, बुद्धि का स्केल है तो किसी का भी मुंह खोल के गिन लेता, चारों का गिन लेता और एवरेज निकालता। दांत तो कम ज्यादा किसी के भी हो सकते हैं लेकिन कुछ चीजों पर इतना ज्यादा वैज्ञानिक सोच का आदमी भी आ, उसने ऑब्जर्वेशन नहीं किया। मतलब जो मान्यता चली आ रही होगी उसी को उसने आगे परसू किया। हालांकि उस समय जो वो जो ग्रीक इरा था वो युद्ध का इरा था, लड़ाइयों का इरा था, और ज्यादा क्या कहते हैं आउटवर्ड दुनिया थी, लगातार लड़ाइयाँ होती थी, तो शायद पुरुषों की ज्यादा जरूरत है। और मसल्स पावर में पुरुष ज्यादा, मसल्स ज्यादा हो सकते हैं और ज्यादा मजबूत हो सकते हैं पुरुष के मसल्स। और सोसाइटी में उस समय पुरुषों की ज्यादा जरूरत रही होगी, या उस तरह के मसल्स वालों की जरूरत रही होगी, तो हो सकता है इसलिए इन्फीरियर बताया गया हो। लेकिन किसी भी तरह से इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। स्लेवरी को जस्टिफाई किया है इसने। इसने कहा है स्लेवरी बहुत जरूरी है वरना प्रोडक्शन रुक जाएगा। और हमने देखा भी, अगर हम एरिस्टोटल की तरफ से बात करें तो अगर आप 50 बीघे, 100 बीघे, 200 बीघे खेत के मालिक हैं, तो आज से 30 साल पहले भारत में इकोनॉमी के ओपन होने से पहले आप अच्छे खासे आपकी आमदनी होगी, क्योंकि आपके खेतों पे काम करने वाले जो दलित, आमतौर पे जो दलित थे, वो लगभग हाफ स्लेव की तरह ही काम करते थे। जैसे ही ओपन इकोनॉमी हुई और एम्पावरमेंट हुआ, दलित एम्पावरमेंट, प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर, खासतौर पे पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूरे उत्तर प्रदेश में, बिहार, झारखंड वगैरह, जहां पर कास्ट सिस्टम बहुत ही मजबूत है, एग्रीकल्चर पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है, प्रोडक्शन पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है, और आमदनी पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। तो अर्निंग कम हो जाने की वजह से बहुत लोगों ने एग्रीकल्चर या तो बंद कर दिया, या कम से कम इच्छुक नहीं है लोग, इच्छा नहीं करते। लेकिन इसका बिल्कुल मतलब नहीं है जो अरिस्टोटल कह रहा है कि स्लेवरी खत्म होने का मतलब प्रोडक्शन बंद हो जाएगा और प्रोडक्शन के जो सस्ता इनपुट है वो बंद हो जाएगा। लेकिन उस समय यही कहा गया। तो स्लेव्स को प्रॉपर्टी की तरह कहा गया। जैसे किसी सामान पर पूरा अधिकार होता है उसके मालिक का, ऐसे ही महिलाओं पे भी, और फिलहाल यहाँ स्लेव्स की बात है तो स्लेव्स पर पूरा अधिकार है उसके मालिक का, उसके जीवन पर। वो उसकी, उनके लिए प्रॉपर्टी की तरह है, वस्तुओं की तरह है, खरीद फरोख्त कर सकते हैं, उसको बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, और प्रोडक्शन में उसको यूज कर सकते हैं। लास्ट करें इन्फ्लुएंस। अगर इन्फ्लुएंस की बात करें तो पढ़ो कोई, क्या इन्फ्लुएंस रहा अरिस्टोटल का लेटर टाइम में, कोई भी पढ़िए। पूजा पढ़िए। Till the time of Newton, the entire framework of science was based on Aristotle. Dominated science also had a huge influence on Muslims and Arabs. यस, न्यूटन के आने तक तमाम आप किताब पढ़ेंगे, तमाम कहानियां पढ़ेंगे, उसमें एक कहानी है बहुत फेमस, उसके साथ में क्लास को खत्म करूंगा। कहानी यह है कि एक पुत्र होता है, अपने पिता को चिट्ठी लिखता है, लेटर लिखता है, पिता कहीं दूर रहता है। उसने कहा कि पिताजी, मैं जब ऑब्जर्व करता हूं तो सूरज में मुझे धब्बे दिखाई देते हैं। सूरज जो है, सूर्य जो है, सन में स्पॉट्स दिखाई देते हैं। तो उसके पिता ने कहा कि देखो, मैंने तो इतनी पढ़ाई की नहीं है, बट तुम एक बार एरिस्टोटल की किताब उठाओ। अगर एरिस्टोटल भी कहता है कि सूरज में धब्बे हैं तो धब्बे होंगे। दूसरा लेटर लिखता है बेटा पिता के पास, बोले मैंने एरिस्टोटल को पढ़ लिया है और एरिस्टोटल ऐसा नहीं कहता कि सूरज में धब्बे हैं। तो पिता लिखता है कि जरूर फिर तुम्हारी आंखों में धब्बे होंगे, क्योंकि अगर जिस चीज पर एरिस्टोटल ने नहीं कहा वो चीज फिर नहीं होगी।
करीब 1000 साल तक एरिस्टोटल का दबदबा रहा पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड पर। एरिस्टोटल को क्रिश्चियनिटी ने और बाद में इस्लाम ने पूरा ऑप्ट किया, और इस्लाम में और क्रिश्चियनिटी में औरतों की जो हालत खराब है, जो लोअर कंडीशन है, लोअर उनकी स्टेटस है, उसका एक बड़ा रीजन एरिस्टोटल का इन्फ्लुएंस माना जाता है। क्रिश्चियनिटी में तो खैर बहुत बुरा हाल रहा है। कॉन्सेप्ट ऑफ विच, कॉन्सेप्ट ऑफ डाइन, जिसको फिर भारत ने भी ऑप्ट कर लिया। हम और अच्छी चीज तो ऑप्ट नहीं कर पाए, बट ये बड़ा जल्दी ऑप्ट किया हमने। ये 13 नंबर खराब होता है, हमारे किसी भी पौराणिक किताबों में नहीं है नंबर में 13 नंबर खराब होता है। बट क्रिश्चियनिटी के प्रभाव में पहले पोर्तुगीज भारत आए, और उसके बाद लगातार जो क्रिश्चियनिटी का प्रभाव रहा, खास तौर पे पोर्तुगीज और स्पेन के प्रभाव में, हमने बहुत कुछ सीख लिया, जो पता नहीं कैसे सीख लिया। 13 नंबर, 13 नंबर का अपशगुन, कोई औरत डायन हो सकती है, इसकी समझ बना ली। बिल्ली रास्ता काट जाए, ये सब कुछ क्रिश्चियन इन्फ्लुएंस में भारत में आया पोर्तुगीज के साथ, और उस पे बहुत सारा दोष है, बहुत सारी बातों का, खास तौर पे महिलाओं और पुरुषों की हेजेमोनी पर एरिस्टोटल का। तो ऑफ कोर्स बहुत सारा काम किया है, बड़े लोग बड़ी गलतियां करते हैं, कुछ ऐसी गलतियां एरिस्टोटल की भी मानी जा सकती हैं, बट इसने डिफरेंट फील्ड में काम किया है, ये इन्फ्लुएंस है इसका। एथिक्स तो मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा ही, गोल्डन मीन एथिक्स है इसकी, जो कि ठीक है, अच्छी है। तो इस तरह से मैंने इस नॉन फिलोसफिकल ढंग से आज इनको इंट्रोड्यूस किया है। रिकॉर्डिंग में ऑफ करता हूं।